या सत्रासाठी आपल्याला संवादक म्हणून लाभलेले आहेत सोहेल झकीरुद्दीन सर, जे असिस्टंट प्रोफेसर आहेत मराठवाडा कॉलेज ऑफ एज्युकेशनमध्ये, श्री साई महाशब्दे सर, जे वक्तृत्व प्रशिक्षण केंद्र चालवतात, त्याचे संस्थापक आहेत आणि त्यांनी पाणी या विषयावर खूप मोठं एक वक्तृत्व स्पर्धा घेतली होती आणि महाराष्ट्रामध्ये पाणी या विषयावर विद्यार्थ्यांना खूप अभ्यास करून त्यांच्या विचारांमध्ये आणि त्यांच्या कामामध्ये पाणी यावं यासाठी त्यांनी खूप मोठं काम केलेले आहे. त्यानंतर वैशाली खाडीलकर मॅडम, ज्या जलसंधारणच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी जवळपास 8,000 गावांमध्ये आणि 11 राज्यांमध्ये काम केलेलं आहे. आपण या सर्वांचं मनापासून स्वागत करूया. आज के सत्र के लिए हमें जो मान्यवर पद्म वक्ता जो हमें मिले हैं, उनका नाम है श्री उमाशंकर जी पांडे. ये बांधा उत्तर प्रदेश के हैं और जल पुनर्भरण के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है. खेत में मेड़ और मेड़ पे पेड़, ये संकल्प लेकर उन्होंने काम किया और आज नीति आयोग का जल शक्ति मंत्रालय जो है, इसके अंतर्गत पूरे भारत में हर ज़िले में 2 गाँव में इनका काम चल रहा है. ऐसे हमारे उमाशंकर जी पांडे, इनका हम स्वागत करते हैं. मैं पैनलिस्ट जो है संवादक, उनको आग्रह करूंगी कि सर का स्वागत करें. उमाशंकर जी ने भारत की कई मृत नदियों को पुनर्जीवित किया है. उन्हें पानी के पहरेदार कहते हैं और जल योद्धा भी कहते हैं. उनका जखनी मॉडल पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो मन की बात करते हैं हर महीना, उसमें 4 बार अब तक उमाशंकर पांडे जी का उल्लेख उन्होंने किया है, उनके कार्य का उल्लेख किया है. ऐसे हमारे जल योद्धा श्री उमाशंकर पांडे जी का हम स्वागत करते हैं और मैं संवादक जो है उनको विनती करती हूँ कि आप आपका सत्र चालू करें. धन्यवाद. एकदा जोरदार टाळ्या. कसं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहीत आहे बघा, आपण ज्यावेळेस मंदिरामध्ये देवाचं दर्शन घ्यायला जातो, तर देवाचं दर्शन घेण्याच्या पूर्वी आपण काय करतो, पायऱ्या चढत असताना त्या पायऱ्यांचं दर्शन घेतो आणि त्याच्यानंतर देवाचं दर्शन घेतो. अगदी त्याच पद्धतीनं आज आपल्याकडं जे जलयोद्धा आलेले आहेत, त्यांचं दर्शन घेण्यापूर्वी, त्यांना धन्यवाद देण्यापूर्वी, या कार्यक्रमाचं फार सुंदर असं आयोजन ज्या संयोजन समितीनं केलं आहे, त्या संयोजन समितीचे संयोजक अजय देशपांडे सर असतील, पद्मश्री केंडे मॅडम असतील आणि बाकीच्या सगळ्या संयोजन समितीला आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून धन्यवाद देऊया. अभी उमाशंकर जी पांडे सर यहाँ है. सर जी, जल ईश्वर है, जल जगदीश्वर है, जल परमेश्वर है, जल है तो कल है और आप तो जलदूत हैं. भारत सरकार के पहले जलदूत आप हैं. पानी इस सब्जेक्ट पर गए 70 सालों में सबसे पहला पद्मश्री आपको मिला है और इतना बड़ा व्यक्ति हमारे शहर में आता है तो हमें बहुत आनंद होता है. 2 दिन से आप इस शहर में है. इस शहर में बहुत सारा आपने 2 दिन में पर्यटन किया, बहुत सारे लोगों को आप मिले. आपको ये हमारा शहर कैसा लगा सर? सबसे पहले तो मैं पद्म सम्मान का जो आपने फेस्टिवल रखा है, उसके आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ. पद्मा जी को, अजय जी को और पूरी टीम को. ये बहुत खूबसूरत शहर है, ऐतिहासिक शहर है, संतों महंतों ऋषि मुनियों का शहर है, विद्वानों का शहर है. यहाँ की जो भाग्य रेखा है वो 2 नदियाँ हैं. एक नदी सुखनई मैं देख करके आया हूँ और वो 45 किलोमीटर की नदी है जो 8 किलोमीटर शहर के अंदर से होकर जाती है, संभाजी नगर से होकर जाती है. यदि हम
सब मिल करके ठान लें कि हमको पानी बचाना है, तो मुझे लगता है कि हम 30 दिन के अंदर 8 किलोमीटर, ये जो आने वाले जलदूत हमारे सामने बैठे हैं, इनके साथ मिलकर इस नदी को फिर से जिंदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ के प्रातः स्मरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पहले और बाद में जो राजा महाराजा यहाँ पर शासन किए हैं, उन्होंने अपने किलों के साथ उन किलों का नाम जल दुर्ग रखा है। तो जल के प्रति यहाँ का समाज चिंतित रहा है, काम करता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं जरूर कहूँगा कि मराठवाड़ा की जब चर्चा होती है तो इस बात को लेकर नहीं होती कि मराठी यहाँ से शुरू हुई। महाराष्ट्र का विकास शुरू हुआ, देश की भाग्यरेखा यहाँ से खुली। चर्चा होती है सूखा की। तो इस पर हम सब लोग अभी चर्चा करेंगे आपके साथ। सर, हमारा सवाल ये है, जल की समस्या के बारे में भारत ही नहीं पूरा जग आपका मार्गदर्शन ले रहा है। तो हमारा ये शहर है, ये शहर में जो 2 नदियाँ हैं, ये बहुत दुखदपूर्ण बात है कि हमारी जो खाम नदी है, इसे ये अब नदी नहीं एक नाला बन चुकी है, और ये नदी को हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ये सूखना नदी है, इसे भी हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो आप हमें क्या राय देंगे? हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि हमने क्या काम हाथ में लेना चाहिए और उसको आप किस तरह से हमको गाइडेंस कर सकते हो। देखिए, 25 लाख तालाब समाज ने बनाए थे। भारत के सब गांव में तालाब थे, कुएं थी, नदियां रही हैं, और नदियों के किनारे सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ है। वेद हों, शास्त्र हों, सबका जन्म। और दुनिया के अंदर जो भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, अगर कैम्ब्रिज की बात करें तो कैम नदी के किनारे है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े शहर, प्राचीन शहर, वो नदियों के किनारे हैं। अभी आपने बात कही, खाम नदी की बात करी, सुखनई नदी की बात करी। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस देश में 5 जलयोद्धा पैदा हुए हैं। पहले जलयोद्धा पैदा हुए महाराज भोज, पहले जलयोद्धा हुए महाराज भागीरथ, जो गंगा को इस धरती पर लेकर आए। दूसरे जलयोद्धा हुई है माता अनसुईया, जो मंदाकिनी लेकर आई। तीसरे जलयोद्धा हुए महाराज भोज, जिन्होंने भोपाल में सबसे बड़ा तालाब बनाया है। और चौथे जलयोद्धा हुई है महारानी दुर्गावती, जिन्होंने गोंडवाना के आदिवासी क्षेत्रों में समुदाय के आधार पर हजारों तालाब बनाए। और 5वीं जलयोद्धा हुई हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने भारत के सभी तीर्थ स्थल में तालाब बनाए हैं। हम चाहते हैं, और मेरा मानना है, कि पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल वापस नहीं कर सकता, बादल को 2 भागों में बांट नहीं सकता। लेकिन हमारे भारत के जो ऋषि मुनि थे, जो विशेषज्ञ थे, वो बादल को बुलाते थे। कल मैं संगीत की बात शाम को सुन रहा था। पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया साहब यहाँ मौजूद थे, और बादल को बुलाने के लिए संगीत के जो विशेषज्ञ थे हमारे तानसेन, वो मेघ मल्हार के माध्यम से मेघों को बुलाते थे। आदिकाल में हमारे ऋषि थे कालिदास, मेघदूतम में मेघों से बातें करते थे, मेघों को बुलाते थे। हम अगर इस युवा पीढ़ी को जोड़ लें, जो नेशन ऑफ द फ्यूचर, ये बच्चे हैं हमारे। इस भारत में 25 करोड़ बच्चे केजी से पीजी तक पढ़ते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 12.5 लाख के आसपास प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं, 12,500 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 1200 से अधिक विश्वविद्यालय, IIT, IIM हमारे पास हैं। हम सब इन बच्चों को हमने पानी नदी में देखा था, हमने पानी तालाब में देखा था, हमने पानी कुएं में देखा था, हमने तालाब में नहाया है। नदी में बहुत सारे लोगों ने सुखनई नदी में और जाम नदी में नहाया होगा,
लेकिन आज वह नदी में हाथ में पानी रखने लायक नहीं है, क्योंकि आदमी बीमार हो जाएगा। हम तय करें, ये सब जल योद्धा है, ये सब जल योद्धा हैं। यहाँ के ये जो संभाजी नगर है महाराज, जिन्होंने इस भूमि के लिए जो बलिदान दिया, और क्रांति सदैव युवा पीढ़ी करती है। भगत सिंह 21 वर्ष की उम्र में फांसी में चढ़ गए देश के लिए। मंगल पांडे 26 साल में फांसी में चढ़ गए इस देश के लिए हंसते हंसते। लक्ष्मीबाई 24 वर्ष में इस देश के लिए फांसी में चढ़ गई। चंद्रशेखर आजाद 27 साल में इस देश के लिए फांसी में चढ़ गए। अगर ये नौजवान आपके साथ 30 दिन ये श्रम करें और नदी पर खड़े हों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं स्वयं इनके साथ में जाम नदी पर भी रहूंगा और सुखनई नदी पर भी रहूंगा। और आप चलो, भरोसे मत रहो, ये देश आपका है, ये देश को आपको देखना है। आईएएस आप हो, आईपीएस आप हो, आईआरएस आप हो, आईएफएस फॉरेस्ट आप हो, उद्योगपति आप हो, फिल्म स्टार आप हो, किसान आप हो, इस देश के भारत के भाग्य विधाता आप हो। आपका शहर प्यासा रहे, अच्छी बात है। आपका शहर आदर के भाव में, महाराज संभाजी नगर का नगर है ये संत महाराज का नगर है ये। यहां ज्योतिर्लिंग है, यहां पर आदि मानव, ये कहा जा सकता है कैलाश भगवान शंकर का दूसरा घर आपके नगर में है। और प्यासा रहे, शंकर का नाम गंगाधर है, और गंगाधर के नगर में नदी सूखी रहे। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है साईं जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। और मुझे विश्वास है, पद्मा जी अभी बात कर रही थी, अजय देशपांडे साहब भी बात कर रहे थे, और यहाँ मेरे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हम सब मिल करके मेरा पानी, मेरा तालाब, मेरा कुआं, जल क्रांति को जन क्रांति में बदलना है। जल आंदोलन जन आंदोलन बनाना है। स्वराज्य मिल गया हमको, लेकिन जल स्वराज्य कब मिलेगा? गंगा और यमुना के देश में, इस भारत में जहां दूध और दही नहीं बिकता था, इस गंगा और यमुना के देश में, गोदावरी के देश में पानी का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। पानी, बोतल बंद पानी का बाजार। आप समझ सकते हैं इस देश का गरीब पानी कहां से पाएगा? क्या हर व्यक्ति बोतल बंद पानी खरीद सकता है? हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर जो पानी पीते हैं, वो 2,500 रुपए का 1 लीटर पानी होता है। कोई पानी 10,000 रुपए का लीटर भी पानी है। क्या हमारे ये आने वाली पीढ़ी, हम जीवन बीमा मत करें, जल बीमा करें। हम धन ना दें, जल धन दें, क्योंकि जल जगन्नाथ है, पानी परमेश्वर है, जल जगदीश है। और पानी का जो आदर है सभी धर्मों ने किया है, वो कुरान हो, पुराण हो, बाइबल हो, सबने आदर किया है। हम ये मान सकते हैं कि जब हम मां के गर्भगृह में थे तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, जब चिता में रखे जाएंगे तो पानी के घड़े की परिक्रमा होगी, और जो राख बनेगी वो कहां डाली जाएगी? पानी में डाली जाएगी। हमारे जो पुरखे हैं, फोर फादर, आपके घर में भले ही 1 महीने का राशन ना हो, लेकिन हर घर में हमारे यहां 50 वर्ष 100 वर्ष पुराना पानी होगा। क्यों? हमारे पुरखे जब चारों धाम की यात्रा करके आते हैं, तीर्थ करके आते हैं, तो हर गंगा का या पानी लाते हैं, यमुना का पानी लाते हैं, गोदावरी का पानी लाते हैं, हर घर में जल होता है। ये छोटी संस्कृति नहीं है। हमारे देश का जो जल विज्ञान है, जो पुरातन जल ज्ञान है, जब हमारे घर में कोई आता तो अतिथि सत्कार में क्या देते हैं? पानी देते हैं। हमारे यहां जब सिर्फ भागवत पुराण होती है तो यात्रा काहे की निकलती है? पानी की यात्रा निकलती है। हम जब बहुत थक जाते हैं तो क्या करते हैं? नहाते हैं। ये जो घर बना है, इसमें जो बिजली लगी है, काहे से बनती है? ये जो मकान बना है, इसमें आप देखेंगे कि सीमेंट, लोहा,
ईंटा बारू सब कुछ लगा हुआ है। अगर पानी नहीं हो तो ये बनता नहीं बनता। ये घड़ी का टाइम किससे आया? पानी से आया। बाट माप लीटर किससे आया? सारे जिसका भी मान, जब भी कोई मान तय करते हैं हम तो किससे करते हैं? जल मान से तय करते हैं। आंखों में रोशनी है, ये कहां से आई? पानी से आई। दिमाग खराब हुआ मतलब पानी खत्म हो गया। आंख का पानी खत्म हुआ, अंधा हो गया। इसलिए साईं जी आपका प्रश्न अच्छा है और हम सब मिलकर के इस दिशा में आप सबके सहयोग से पीछे खड़ा मिलूंगा मैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। उमाशंकर जी, हम सब श्रोताएं आपसे ये जानना चाहते हैं कि जखनी गांव जहाँ से आपने आपकी इतनी 30-35 सालों की मेहनत जहाँ से शुरू की, उसकी पहले परिस्थिति कैसी थी और अब वहाँ पे आपने जो तकनीक बताई है उससे अब क्या सुधार आया और किसानों को आपने कैसे मनाया, क्योंकि इसमें सहभागिता बहुत ज़रूरी है, तो वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं, आपने अच्छी बात कही है और सुंदर बात यह है कि हमारा देश, भारत की पहचान किसानों से है और मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे बाबा भी किसान थे, मैं भी किसान हूँ। मेरे गांव में जो जखनी गांव है वहाँ 40 बरस पहले आने जाने के रास्ते नहीं थे, प्राइमरी भी स्कूल भी नहीं था। 80% लोग मेरे गांव के गांव छोड़कर चले गए थे, पलायन कर गए थे। वाटर लेवल भी बहुत नीचे था और सबसे बड़ी बात यह भी होती थी कि मेरे गांव के बारे में लोगों की धारणा भी अच्छी नहीं थी। जब व्यक्ति गरीब होता है तो उसके प्रति धारणा लोगों की अच्छी नहीं होती है। यहां तो चमत्कार को नमस्कार कहा गया है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी बहुत साल बाद उसकी कीमत होती जब वो चला जाता है। मेरे जैसे साथियों ने, मेरी मां ने कहा था, जो मेरी जलगुरु है, तो एक मेरे गांव में डेथ हो गई और मैं अपने गांव गया। शहर में हम लोग रहते थे, पढ़ाई शहर में कर रहे थे। भोजन के लिए मैंने मां से कहा कि मुझे भोजन करना है, तो मां ने कहा गांव में लाश रखी है और गांव की परंपरा है कि जब लाश गांव में होती तो पूरे गांव में भोजन नहीं बनता है, आप बगल के गांव में जाइए और भोजन करके आइए। तो मेरे भाई की ससुराल थी तो मैं गाड़ी से उस गांव गया। वापस लौट के आया तो मां ने मेरी कहा कि बेटा कुछ समय बाद हम भी भगवान के यहाँ चले जाएंगे, आप लोग ज़मीन बेच के चले जाओगे और ये गांव ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ माँ? बोले कुछ करो, मातृभूमि माँ से बड़ी होती है और नेशन इज फर्स्ट। हम अपने लिए नहीं, देश के लिए सोचें। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम नहीं रहेंगे, देश रहेगा और देश को रहना भी चाहिए। तो मैंने कहा मां मैं अकेले कैसे कर सकता हूं? बोले बेटा आपकी अगर साधना पक्की होगी, साधन आ जाएंगे, लोग जुड़ेंगे। सूर्य अकेले रोशनी देता है, चंद्रमा अकेले रोशनी देता है और जिस किसी ने काम खड़ा किया अकेले ही काम खड़ा किया है। लोग चलते गए, कारवां बनता गया। दूसरे दिन मैंने अपने साथियों को बुलाया, मैंने कहा भाई कुछ गांव के लिए किया जाए। तो सब का ये रोना था कि पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल नहीं, क्या करें कैसे करें। तो आचार्य विनोबा भावे के मैंने दर्शन करे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस देश में मैंने बड़े हीरो के दर्शन किए, जो रियल हीरो थे, ये पर्दे वाले हीरो नहीं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो मदिरा को भी बेच के पैसा लेते हैं और चटनी भी बेचते हैं और चंदन भी बेचते हैं। इनकी बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं, इस देश के जो हीरो हैं, और वो हैं बाबा साहब आमटे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे कलाम। ये देश के हीरो हैं, मेरे हीरो हैं। हो सकता है आपके हीरो कोई और हो। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था भूदान आंदोलन। तो मेरी मां ने कहा कि एक व्यक्ति निकला था और आपके पुरखों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और आपके एक पूर्वज है जिनके नाम पर आप लोगों के परिवार का नाम है या लोग हमको जानते हैं,
वो देश के पहले 1857 के क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। हम लोग वहाँ से माइग्रेट होकर आए। अगर एक व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई के लिए बलिदान दे सकता है तो क्या तुम बलिदान नहीं देश के लिए दे सकते हो? और मुझे दुख है इस बात का कि मेरा लड़का अगर मेरे रहते रहते फौज में बलिदान होता तो मेरी कोख पवित्र हो जाती। ये मेरी मां ने कहा। मैं बड़ा अचंभित हो गया। और उस दिन से बोले पानी लाओ, यहां के लिए काम करो। और हमने एक यज्ञ किया, मेड़बंदी यज्ञ अभियान नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। कोई एनजीओ नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं। 10 लोग तैयार हो गए मेरे साथ। हमने फावड़ा उठाया और कोट पैंट टाई एक तरफ, फावड़ा लेकर खेत में गए, अपने खेत में मेड़ चढ़ाया और वर्षा की बूंदों को रोकने का काम किया। 10 लोगों से पहले बार हमने 10-15 लोगों ने मेड़बंदी बनाई। और बासमती धान पहली बार बुंदेलखंड में मैं 50 किलो बीज लेकर आया। हम 10 लोगों ने 500 कुंटल बासमती धान पैदा किया। इसके बाद अगले साल 200 किसान, फिर 1000 किसान, और यह करते करते पूरे जिले में 470 ग्राम पंचायतों में मेरा मॉडल सरकार ने लगाया। और यह करते करते आज उस बुंदेलखंड में जहां 1 किलो बासमती धान नहीं पैदा होता था, 30 लाख कुंटल बासमती धान बुंदेलखंड से बाहर जाता है, दिल्ली और नरेला जाता है। इसी प्रकार बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी जाने की बात थी और बांदा से एवरी डे चित्रकूट सवारी गाड़ी में पानी जाता था। आज आप नेट पे सर्च करो, आजकल के बच्चे, मुझे बोल रहा हूं, सब लोग देख रहे होंगे, पहले नेट पे आपने सर्च कर लिया होगा कितनी इन पर फिल्में बनी हैं, कितना काम किया है, कितने अवार्ड मिले हैं, क्या हुआ है। आजकल बच्चे हमारे बहुत होशियार हैं और अच्छा है देश के लिए। उस बुंदेलखंड में जहां लोग पलायन का बुंदेलखंड, भूखा बुंदेलखंड, प्यासा बुंदेलखंड कहते थे, पिछले 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल गेहूं की खरीद करी 2,04,000 मैट्रिक टन, जिसमें बुंदेलखंड ने कितना दिया? 72,000 मैट्रिक टन गेहूं बेचा सरकार को। और बांदा मंडल ने 42,000 मैट्रिक टन हमने गेहूं दिया। प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं हमारे जिले किसानों ने सरकार को बेचा, चित्रकूट और बांदा ने। अर्थात हम ये कह सकते हैं जहां मालगाड़ी से पानी गया था वहां मालगाड़ी से गेहूं और धान जा रहा है। 2 मीटर वाटर लेवल ऊपर आया है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। 1,000 करोड़ का धान उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल चित्रकूट मंडल से खरीदा है, मेरे मंडल से। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। और 2 मीटर वाटर लेवल ऊपर आया है। मन की बात में 100 बार की मन की बात में 4 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांदा के समुदाय कार्यों की चर्चा की और पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से पानी को रोकें। जल जीवन मिशन का एक्सीलेंट मॉडल मेरा बांदा था और एशिया की सबसे बड़ी जल जीवन की जो पेयजल योजना है वो खटान पे योजना मेरे बांदा में लागू की गई। तो ये सब मेरी कोई एनजीओ नहीं, संस्था नहीं, कार्यालय नहीं, ऑफिस नहीं, एक नया अनुदान नहीं। आज भी मेरे घर में बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, टीवी नहीं है। मेरे यहाँ के कलेक्टर से पूछ सकते हो फोन करके। और 35 साल में किसी बांदा के एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख के घर नहीं गया। मेरा काम, मेरी माँ ने कहा था, तुम्हारा काम अपना है, वो बड़े लोग होते हैं, तुम छोटे लोग हो, तुमको काम करना है। वरुण देवता की कृपा थी कि ये तो आपने भी जो चर्चा करी कि देश का पानी का पहला पद्मश्री भारत सरकार ने दिया। देश का पहला जल योद्धा, एक ही जल योद्धा पुरस्कार देना था, तो वो भी 2020 में सरकार ने दिया, भारत सरकार ने। उसके बाद वो बंद कर दिया पुरस्कार। फिर अभी उसी कमेटी की बैठक थी, भी मैं ऑनलाइन बात कर रहा था, ज्यूरी की बात कर रहा था। तो आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जो मॉडल आपका पूरे बुंदेलखंड को जिसने एक ख्याति दी है देश लेवल पर, कि किस तरह से
नेचुरल रिसोर्स को हमने प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या शहरी विभाग में या जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ चुका है वहाँ हमारी जनरेशन देखती है कि पानी को प्रदूषित किया जाता है। तो आपका इस विषय में किस तरह से आप हमारे बच्चों को बताएंगे कि वाटर पोल्यूशन को किस तरह से रोका जा सकता है? क्योंकि जो रिसोर्स नेचुरली तौर पे हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि कुदरती तौर से हमें बिना किसी मुआवजे के मिल रहा है, हमें उस चीज़ की कदर नहीं है। और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से अपने हाथों से उस नेचुरल रिसोर्स को ख़राब कर रहे हैं। तो उसे किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है? देखिए, पानी को हमारे पुरखे आदर देते थे। हमारे यहाँ कुआं की पूजा होती थी, तालाब की पूजा होती थी। हमने क्या कर दिया, प्यासा कुएं के पास जाता था, प्यासे के पास पानी नहीं आता था। हमने पानी को आदर देना बंद कर दिया, और जब हम किसी का अनादर करते हैं तो वो हमसे नाराज होता है। इस देश की पहचान होती थी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा से देश की पहचान थी, नदियों से पहचान होती थी। उज्जैन कहां? क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन। प्रयाग कहां? संगम के किनारे प्रयाग। हमने क्या कर दिया, इस विकासवाद में जो पानी को प्रदूषित किया, उसमें दो चीजें हमारी अपनी कमी हुई। एक कमी हमारी ये हुई, विकास के साथ हमारे यहाँ जो हरित क्रांति के नाम पर पहला युद्ध हुआ था, भोजन के लिए हुआ था दुनिया में। दूसरा युद्ध हुआ था, पेट्रोल के लिए हुआ था। और तीसरा काहे के लिए होगा? पानी के लिए होगा। कोशिश करें दुनिया में कहीं ना हो, लेकिन भारत में ना हो। हमारी दुनिया के अंदर जो आबादी है वो 18% है। दुनिया में कितनी आबादी है हमारी? 18%। जमीन हमारे पास कितनी है? 5%। कितनी है? पानी कितना है? और उसमें से शुद्ध पानी कितना है? 1%। 3% प्रदूषित हो गया। उसी प्रदूषण से जन्म हुआ है बोतल का, बोतल बंद पानी का। हम जब छोटे थे तो मेरी माँ कहती थी कि तुम 100 ग्राम पानी में नहाओगे कि 100 किलो पानी में नहाओगे? तो मैं कहता था, माँ नहाने के लिए कौन सा पानी ठीक रहेगा? बोले 100 ग्राम पानी में नहाओ। 100 ग्राम पानी में नहा लोगे आप? नहीं नहाओगे? नहा लोगे। तालाब में जाइए, डूब के बाहर आइए, कितना पानी लगेगा? 100 ग्राम। कितना लगेगा? नदी में नहाइए, डूब के आइए, कितना लगेगा? 100 ग्राम। हमने क्या किया कि समरसेबुल चलाया और बटन दबाया। 2 हॉर्स पावर का समरसेबुल 2 मिनट में 150 लीटर पानी बाहर करता है। हमारे शरीर में पानी तो रहता नहीं है। हम विकास की दौड़ में नदियों के किनारे हमने उद्योग स्थापित किए। क्या किए हमने? नदियों के किनारे उद्योग स्थापित किए। हमने हरित क्रांति के नाम पर 62 में हरित क्रांति अभियान आया। 71 तक हमने जमीन के अंदर से, अर्जुन महाराज ने एक गलती करी थी, भीष्म पितामह को पानी देते समय बाण मार के पानी निकाल दिया था। तो समाज समझ गया था मानो कि पानी को नीचे से निकाला जा सकता है। पहला बोर अर्जुन ने किया बाण मार के, और वो अर्जुन महाराज का बाण हमारा वैज्ञानिक समझ गया, वो डायमंड के सहारे उसने जमीन को छेदा और 15 करोड़ छेद कर दिए इस जमीन में। और 15 करोड़ छेद विभिन्न ट्यूबवेल के माध्यम से, समरसेबुल के माध्यम से सारे दिन पानी खींचते हैं। ये पानी जो, इसके नीचे भी एक नदी बहती है, लाखों साल पुराना जो पानी हमारे पास था, हजारों साल पुराना पानी जो हमारे पुरखों ने, हमारे फोरफादर ने हमको देने के लिए रखा था, उसे हमने निकाल के बाहर कर दिया। पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। पेड़ लगाया जा सकता है, पेड़ बनाया नहीं जा सकता। हमने क्या कर दिया, बैंक से आप उतना ही पैसा निकाल सकते जितना बैंक में होगा, वो हमने अपने पानी को, शुद्ध पानी को खराब कर दिया।
और वह पानी के साथ में गंदगी चली गई। आज किसी भी नदी, भारत की कोई ऐसी नदी नहीं है, दुनिया की 2 नदियां हैं भारत में ऐसी, एक वैकुंठ ले जाती है और दूसरा मोक्ष प्रदान करती है, पाप को धोती है। वो पहला जो पाप को धोती है, धोखे से किए गए पाप को धोता है ये गंगा, जानबूझ करके व्यवस्थित तरीके से ये किए गए पाप को नहीं धोती कि योजनाबद्ध तरीके से पाप करें और गंगा में धो लें। और एक नदी ऐसी है जहां से आपके पुरखे बैकुंठ जाते हैं, उस नदी का नाम है फल्गु, वो गया जी में है। सबके पुरखे गया से बैकुंठ जाते हैं, गया की नदी में पानी नहीं है। ये दुखद बात है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, एक प्रश्न में अनेक प्रश्न हैं आपके। तो मुझे लगता है कि हमको नदियों के प्रति, पानी को आदर देना। हमारे पुरखे सुबह क्या करते थे? सूर्य को आराधना क्यों करते थे? सूर्य को पानी क्यों दिया जाता है? हमारी माताएं व्रत क्यों रहती हैं? हम मंदिर में जाते हैं तो पानी प्रसाद के रूप में मिलता है, चर्च में जाते हैं तो होली वाटर मिलता है, गुरुद्वारे में जाते हैं तो अमृत चखना होता है। और जो इस्लाम के साथी हमारे हैं वो अपने सबसे पवित्र स्थान जाते हैं, तीर्थ स्थल में मक्का मदीना जाते हैं तो वहां अबे जमजम का पानी ही पवित्र करता है। तो मैं मानता हूं और समझता हूं जैन मुनि अपने साथ कुछ नहीं रखते, पर कमंडल में कपड़े भी नहीं पहनते, पर कमंडल में पानी रखते हैं। मैं सनातन से पानी को क्यों जोड़ रहा हूं? वो इसलिए जोड़ रहा हूं कि वैज्ञानिक ढंग से पानी की बात करें तो H2O ये हमारे पुरखों की भाषा नहीं थी। हमारे पुरखों की भाषा ये थी, हमारे नवीन ज्ञान ने सबसे पुराना जो बांध है अंग्रेजों का 190 वर्ष का है। कितना है? 190 वर्ष का। और सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कितना है? 180 वर्ष पुराना है। लेकिन वो बांध टूट रहे हैं। अमेरिका ने अभी 400 बांध तोड़े हैं। और हमारे यहाँ का कितना पुराना है पानी का प्रबंधन? 2000 साल पहले से माउंट आबू के पहाड़ के ऊपर जाइए, तालाब भरा हुआ है पहाड़ पर, कुएं भरे हुए हैं। वैज्ञानिक के पास, नवीन ज्ञान के पास ये तकनीक नहीं है। कल मैं किले पर गया था, शाही हमको ले गए थे। वह किला 1200 साल 1500 साल पुराना है, लेकिन उस किले में आप देखो कि जल का कितना अच्छा विज्ञान है। पंचक्की बगल में आपके है कि पानी सबको मिले, आपके बगल में है। जो पुरखों का जल विज्ञान था, पानी का बेटा पेड़ है। पानी का बेटा कौन है? पेड़ है। लोग कहते हैं मैं जब जाता हूं भगवान के यहां तो कुछ नहीं साथ ले जाता। मैं कहता हूं ले जाते हो। जब व्यक्ति जाता है परमात्मा के यहां, कुछ ले जाए ना ले जाए, 5 कुंटल लकड़ी ले जाता है। 5 कुंटल लकड़ी मैं ले जाऊंगा, 5 मेरी पत्नी ले जाएंगी, 5 मेरी माताजी ले गई, 5 मेरे पिताजी ले गए। 25 कुंटल लकड़ी ले गया, मैंने एक पेड़ नहीं लगाया। और मैं फिर भी बात करता हूं बहुत गंदगी है। मेरी क्या ड्यूटी है? मैं अपना बर्तन धो रहा हूं, उस पानी का मैं रिसाइकलिंग कैसे करूं? मैं सब्जी धो रहा हूं, छोटे छोटे उपाय। 1 गिलास पानी मत दो, आधा गिलास पानी दो। आप छोटे छोटे उपाय करेंगे। आप पोछा लगा रहे हैं, उस पानी को पेड़ में डाल दीजिए। आप गाड़ी धो रहे हैं, रोड धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं, घर धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। दैनिक जीवन में जितने पानी का आप इस्तेमाल करते हैं, उस पानी की रिसाइकलिंग करें। जब आप पानी का बार बार उपयोग करेंगे, पानी अपने को शुद्ध कर लेता है। और एक बड़ी समस्या के बारे में आपको और ले चलता हूं, जो विषय आपने कहा था। अब चूंकि आप वाटर सेट की जानकार हैं, पानी भले ही 1 वर्ष बाद मान लीजिए मिलेगा, कभी सूखा हो जाता है। 200 वर्षों में 48 बार सूखा हुआ भारत में। और 4 राज्य ऐसे हैं जहां बहुत संकट है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, बुंदेलखंड, राजस्थान और भुज का इलाका। यहां पानी, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? भारत में, चेरापूंजी में। और दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां होती है? भारत के राजस्थान में। ये दोनों विसंगतियां हैं। अमेरिका में 550 मिलीमीटर वर्षा होती है और भारत में औसत 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है। वो दुनिया का अन्नदाता है और हमारे पास पानी नहीं है। आप समझेंगे जनवरी के बाद टैंकर शुरू हो जाता है। टैंकर एक राजनीति का धंधा भी है और व्यापार भी है।
हमको टैंकर से बचने के लिए वो बड़े लोग हैं। हम किसी दल में नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक नेता नहीं हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जीवन में कोई राजनीति नहीं करनी, कभी चुनाव नहीं लड़ना। मेरी माँ ने मना किया था कि जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ोगे, किसी दल के मेंबर नहीं बनोगे और कभी सरकारी कोई पद नहीं लोगे। तो मुझे लगता है कि वो बड़े लोग हैं, लेकिन हम सबको ये देखना है कि बड़े लोग भी पानी पीते हैं, उनको भी जगाना है। ये अजय देशपांडे जी या पद्मा जी का ही केवल काम नहीं है, ये सबका काम है। उस यज्ञ में जिसमें साईं खड़े हैं, पूरा जब संभाजीनगर खड़ा होगा, 60,000 व्यक्तियों ने मिलकर गंगा जी को खोदा है। सगर के 60,000 पुत्र थे। 2525 किलोमीटर गंगा की यात्रा होती है, गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक जाती हैं। बीच में सहायक नदियां मिलती हैं, और जो जटाओं में शंकर जी ने रखा था गंगा को, वो जटाओं का मतलब था क्या? जगह जगह पानी को रोकिए, इतनी क्षमता बनाइए कि पानी जगह जगह रुके, एकदम पानी को बहाइए नहीं। कैच द रेन, वर्षा की बूंदें जहां गिरें वहीं पर रोको। हमारे जो पुरखे थे, समुदाय के आधार पर जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे उनके पास, वो विज्ञान के पास नहीं है। हमारा वैद्य नारी देखता था और 100 प्रकार की बीमारियों का एक बूटी में ठीक कर देता था, एक भस्म में ठीक करता था। यहाँ हमारा जो मेडिकल विज्ञान आया, नाक का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, पाँव का डॉक्टर, 1000 प्रकार के डॉक्टर हो गए और मर्ज नहीं पकड़ पाते। हमारा वैद्य मर्ज पकड़ता था। पानी एक औषधि है, पानी से बड़ी कोई औषधि नहीं है। यातायात का सबसे प्राचीन साधन क्या था? यातायात का सबसे प्राचीन साधन पानी था। और सबसे प्राचीन चिकित्सा कौन सी थी? जल चिकित्सा थी। घड़ी का टाइम किससे आया? पानी से आया। तो जो कुछ भी दिख रहा है पृथ्वी में हरा भरा, वो केवल पानी का कमाल है, जल का कमाल है। इसलिए आप आज से तय करो, जो धनवान बनना चाहता है, वो जो धनवान बनना चाहता है वो पानी बचाए, क्योंकि माता लक्ष्मी के पति कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। शंकर जी का नाम गंगाधर है। भगवान राम सरजू मैया में खेले हैं, कृष्ण भगवान कालिंदी में खेले हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में पानी है। मैं विज्ञान के साथ, नवीन ज्ञान के साथ सनातन ज्ञान की भी बात करता हूं। और ये पानी सामान्य विषय नहीं है। अगर कुरान में, इस्लाम में कहा गया है, बुज मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि अगर आप नदी के किनारे भी रहते हैं तो पानी का इस्तेमाल लोटे से करें। जो पानी पीने वाले पानी को सड़क में बहाता है उसे दंडित किया जाना चाहिए, ये लिखा है। हमारा पुराण कहता है कि जल जल नहीं है, अमृत है, आपाहा, देवता कहा गया है। तो मेरे पिता के पास इलाज कराने के लिए आते थे। मैं जूते के डॉक्टर का बेटा हूं। पिता को सम्मान देने का इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको मैं एक दो लाइन की बात कह के फिर प्रश्नावली की तरफ आऊंगा, क्योंकि जब बच्चे बैठते हैं, बच्चों से बात करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। एक जंगल में आग लग गई थी। उस जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे। एक चिड़िया अपनी चोंच से एक बूंदा पानी ला रही थी और आग में डाल रही थी। हाथी ने चिड़िया से पूछा कि बहन, तुम्हारे आधा बूंदा पानी से क्या इस जंगल की आग बुझ जाएगी? जो चिड़िया ने उत्तर दिया वो जीवन में आप भी याद रखिएगा, और मैं उसी के उत्तर पे ढूंढ रहा हूं, घूम रहा हूं 36 साल से। चिड़िया ने उत्तर दिया, हाथी भैया, मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन हर चीज का इतिहास लिखा जाएगा। आज पद्म फेस्टिवल का इतिहास लिखा जाएगा और लोग यहां संभाजीनगर में याद करेंगे कि पद्मा और अजय देशपांडे जी ने एक देश भर के पद्म सम्मान, पद्मश्री लोगों को यहां बुलाया है। देश भर के बड़े बड़े पद्म सम्मान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जीवन में बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है पद्मश्री प्राप्त करने का। लेकिन हाथी भैया, इतिहास में यह लिखा जाएगा किस जंगल में आग लगी थी, और मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।
और मैं एक आग्रह करती हूं हाथी भैया आपसे, तुम सामर्थ्य हो, बड़े हो, मजबूत हो, जैसे पद्मा जी, अजय जी आग्रह करते हैं लोगों से, अजय देश पांडे जी, तुम्हारी सूंड में 100 किलो पानी आता है, यदि तुम भी मेरे साथ जाके पानी लाओ और अपनी इस आग में पानी को इस आग में पानी डालो और सभी जानवर से आग्रह करो, जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं, यदि ये सब मिल करके आग में पानी डालेंगे तो पूरे जंगल की आग बुझ जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हाथी ने सबसे आग्रह किया, सारे जानवर ने नजदीक से तालाब से पानी लेकर आए और उस जंगल की आग में पानी डाला और उस जंगल की आग बुझ गई। प्रयास किसका था? प्रयास एक चिड़िया रानी का था। राम का सेतु बन रहा था। एक गिलहरी अपनी पूंछ को भिजाती थी, बालू में लौटती थी और सेतुबंध में जाती थी, और वो क्या करती थी? थोड़ी सी बालू लाती थी। इस देश के योगदान में, भारत के कल्याण में आपका छोटा सा योगदान इस देश को मजबूत करेगा। हमें कुछ मिले ना मिले, इस देश को मिलना चाहिए। कि देश पहले, आपका पड़ोसी भूखा ना रहे। यदि आपके बगल में रहने वाला व्यक्ति भूखा है और आप 56 प्रकार का भोजन कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आपके 4 से अधिक कपड़े हैं, बगल में कपड़े नहीं हैं, ठंड आ रही है, आप दान करो। ये देश जाति धर्म को छोड़िए, भारत है और भारत सबका है। भारत दुनिया को दिशा देता है। यहां पर पशु पक्षी भी यहां जन्म लेने के लिए आते हैं। साइबेरियन पक्षी जो यहां आते हैं ना, वो काहे के लिए आते हैं? 10,000 किलोमीटर से चल के यहां आते हैं, किस लिए? संतान पैदा करने आते हैं। यहां 10,000 किलोमीटर चल के आते हैं और यहां संतान की उत्पत्ति की, भारत की भूमि में अगर हमारी संतान पैदा होगी तो हमारी संतान राष्ट्रवादी पैदा होगी, अनाचार बुरा काम नहीं करेगी। ये पशु पक्षी भी कहते हैं। सर, सवाल ये है कि आपने आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन हमने ऐसा सुना है आपने पीएचडी की है, तो कौन से सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की? देखिए, जो आपने अच्छी बात कही, मेरी सारी शिक्षा मेरी माँ के चरणों से हुई है। और इस देश में मेरी माँ ने कहा था कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर पाया। अब तक कोई भारत की जो सबसे बड़ी शिक्षा कही जाती है, उसमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, ना राष्ट्रपति बना। तो मेरी माँ ने कहा था कि सूरदास किसी विश्वविद्यालय पढ़ने नहीं गए, कबीरदास, रैदास, मलूकदास, तुलसी, मीरा, ये सब किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए। ये नौकरी अच्छी कर सकते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन जो ज्ञान मिलता है, जो आपको शिक्षा मिलती है, वो देशाटन से मिलती है। गांधी तब बना जब देश को भ्रमण करके आया। विनोबा तब बना जब देश को भ्रमण करके आया। समझ के लिए शिक्षा जरूरी है। जब मैं इनके साथ बात करता हूं, बच्चों के साथ बात करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से मीराबाई बैठी है सामने मेरे, इनमें से दुर्गावती मेरे सामने बैठी हैं, इनमें से लक्ष्मीबाई मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से शिवाजी मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से स्वामी विवेकानंद मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से मेरे सामने कलाम साहब बैठे हैं, इनमें से वाजपेयी जी बैठे हैं। ये भारत के बच्चे नहीं बैठे, इस भारत का देश बैठा है। और अनुभव बाजार में नहीं मिलता, अनुभव कहीं बाजार में नहीं मिलता, अनुभव तो करने से मिलता है। हमारे साथी पद्म सम्मान के साथी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, पद्मश्री साथी हमारे सामने बैठे हैं। उदाहरण आपके सामने दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं। हमको, आपको, हमारे देश को बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों के बीच में जो हमें अनुभव मिला, एक कविता से व्यक्ति अमर हो गया है, एक कविता से व्यक्ति अमर हो गया है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, एक कविता थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता, चाय नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, एक कविता।
एक कविता मैथिली शरण गुप्त जी की, जो भावों से भरा नहीं, जिसमें बहती रसदार नहीं। एक काम व्यक्ति को अमर कर देता है, पर एक बात तय कर लो। मेरे एक मित्र था, चौथी क्लास में उसने लिख दिया था कि मैं आईपीएस बनूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं बनूंगा। और वह व्यक्ति मध्य प्रदेश काडर में अपर पुलिस महानिदेशक हैं श्री राजा बाबू सिंह जी, वो आईपीएस बना। एक मेरा मित्र था, हम सीनियर थे, उनको हाई स्कूल में उनके टॉप किया उसने, तो एसपी साहब ने सर्टिफिकेट दिया, बोले मुझे यह बनना है। और वह व्यक्ति आईपीएस ही नहीं बना, उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने। उनका नाम श्री कन्हैयालाल गुप्ता जी है। एक लड़की ने वो प्रशासनिक अधिकारी बनी, सर्टिफिकेट दिया, वो न्यायिक सेवा में थी। उस लड़की ने तय किया कि मुझे यह बनना है और इससे बड़ा बनना है। वो हाई कोर्ट की जस्टिस बनी और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी बनी। तय आपको करना है। बाधाएं आएंगी, निंदा होगी, आलोचना होगी, रास्ते पर कांटे बिछाए जाएंगे। जो अच्छा काम करता है, काम करने वालों की कदर कम होती है, कान भरने वालों की ज्यादा होती है, ये मेरी मां कहती थी। लेकिन जब व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है तो विरोध भी बढ़ता है। कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगती है, आपको उससे ऊपर उठना है। मुझे 1999 में 99 में स्टेट अवार्ड हुआ था। तब राज्यपाल सूरजभान साहब गवर्नर थे, मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता साहब थे। हमको उन्होंने 2-4 बातें कही थी और वो बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के 3 काम होते हैं। पहला काम होता है चुना हुआ जो चुनी हुई सरकार है उसको मुख्यमंत्री की शपथ करा देता हूं। दूसरा, न्याय व्यवस्था के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कराता हूं। और तीसरा मेरा काम होता है प्रदेश की प्रतिभाएं, उनको सम्मानित करता हूं। संवैधानिक रूप से हर राज्य में 50 पुरस्कार राज्यपाल पुरस्कार दिए जाते हैं। 4-5 डिपार्टमेंट देता है, शिक्षा का डिपार्टमेंट या सोशल सेक्टर का डिपार्टमेंट है संवैधानिक। हम यहां पर प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं, राज्यपाल पुरस्कार, स्टेट अवार्ड देते हैं। मुख्यमंत्री भी बैठे होते हैं, हमारे साथ बैठे थे, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, रामप्रकाश गुप्ता जी थे। लेकिन इनमें से 100 लोगों में से 10 लोग होते हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने की लाइन पे जाते हैं, और 90 लोग क्या होते हैं कि अपने घर में मढ़ा के धर लेते हैं कि राज्यपाल पुरस्कार। कुछ के दीमक खा जाते हैं, कुछ वहीं पर खत्म कर देते हैं, और कुछ सम्मान के बाद काम को भूल जाते हैं। वो 10 लोग होते हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार तक जाते हैं। ऐसे पूरे देश के 10 लोग मिलाकर के 100-200 लोग नेशनल अवार्ड के लिए शामिल होते हैं। राष्ट्रपति जी भी यही करते हैं, साल में 100-150 लोगों को नेशनल अवार्ड देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। और उनमें से कोई 1-2 व्यक्ति होते हैं जो पद्म सम्मान तक जाते हैं। आपको तय करना है, निश्चित करना है कि यहां पर आज से प्रतिज्ञा करो कि आप पद्म सम्मान प्राप्त करोगे। मैं उसमें बैठा था, बिल्कुल नया था। मैंने उनसे प्रार्थना करी इसके लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कांटों पर चलना होगा, आग पर चलना होगा, ऊपर से हंसना होगा, बाहर से रोना होगा, अभाव में जीवन होगा। किसी के स्वभाव में मत जीना, किसी के प्रभाव में मत जीना। एक तय कर लेना कि मुझे तो वहां तक पहुंचना है। जिस दिन वहां पहुंच जाओगे सब लोग तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और उस बात को मैंने गांठ में बांधा, अपनी मां से चर्चा करी और वहां तक पहुंचा। व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी जरूरी है। और मैंने जो मां की बात आपसे कही थी, मां और पिता के आशीर्वाद में कितनी ताकत है। 2015-16 के बीच मुझे कैंसर हो गया था। मां बीमार थी और मैंने उनसे धोखे से निकल गया मेरे कि आप चलिए परमात्मा के, मैं भी पीछे से आता हूं। वो रोने लगी, क्या हो गया। मैं विश्वविद्यालय में नौकरी करता था, छोटी चित्रकूट में था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्या हो गया तुमको, तो मैं टाल गया बात को कि अभी बताना ठीक नहीं अम्मा को।
उनने मुझसे कहा कि तुम यहाँ बैठते हो और पैसा वहाँ से लेते हो, तनख्वाह वहाँ से लेते हो और काम यहाँ करते हो, तुम काम चोरी कर रहे हो, या तुम वहाँ काम करो या यहाँ काम करो। तो मैंने कहा माँ ये बच्चे कैसे पलेंगे? बोले बच्चे तुम पालते हो कि परमात्मा पालता है। मैं दूसरे दिन गया और मैंने त्यागपत्र लिखा, कुलपति जी के रजिस्ट्रार को दिया, रजिस्ट्रार ने कुलपति जी को दिया। तो वाइस चांसलर साहब ने मुझे बुलाया कि भाई आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं, बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर, और आप तो नो वर्क नो पे चले जाओ, अवकाश ले लो, मैं 10 साल मत आओ। मैंने कहा नहीं सर, माँ ने कहा है कि इसको नौकरी को छोड़ो। मैं नौकरी छोड़ के शाम को घर गया तो मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा माता जी मैं त्यागपत्र दे आया। बड़ा अच्छा किया, अब बताओ तुमको क्या हुआ है? तो मैंने कहा माँ डॉक्टर ने मुझको ऐसे ऐसे बताया है। बोले मुझे दिखाओ। तो मैंने कहा मुझे शर्म लग रही थी। बोली तू मेरे पेट में छोटा सा था और तू मुझसे बड़ा हो गया। गुदा में उन्होंने ऐसे किया, देखा और वो आंसू आ गए। और इसके 5-7 दिन में मेरी माताजी अनंत की यात्रा में चली गई। प्रयाग गया मैं। प्रयाग में हमारे यहाँ जो डेड बॉडी जो होती है, मृत शरीर होता है, उसको संगम में रख के हम लोग अग्निदान देते हैं। परिक्रमा कर रहा था तो जो फोड़ा था मेरा फूट गया। 9 दिन हमारे यहाँ परंपराएं हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म में, उस परंपरा के अनुसार शुद्धता हुई। 13 दिन के बाद हवन पूजन हुआ और 13 दिन के बाद जब मैं दिखाने के लिए दिल्ली गया तो उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं है। ये किसकी ताकत थी? आशीर्वाद था, मां का आशीर्वाद था कि मां कैंसर जैसी बीमारी को खत्म कर देती है। अगर आप कोई बीमार हैं, आपका लड़का ठीक नहीं हो रहा, बेटी नहीं ठीक हो रही, आप नहीं ठीक हो रहे, आप माता पिता के पैर धोइए और उनके चरण में लेके प्रातःकाल पीजिए। 21 दिन में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। 21 दिन में। ये औषधि मां के चरणों में, पिता के चरणों में है। मां के और पिता के आंखों में आंसू ना आए, ये भी मेरी एक मर्यादा है। दूसरी बात, भाई और बहन का रिश्ता। पानी बचाना तब बचेगा जब रिश्ते बचेंगे। पानी ही जोड़ता है सबको। आपके मोबाइल में 5000 नंबर होंगे, आपके भाई का नंबर नहीं है, आपकी बहन का नंबर नहीं है, आपके चाचा का नंबर नहीं है। देश जोड़ने चलते हैं, घर नहीं जोड़ पाते हैं। आप अगर बहन संकट में है, भाई की जिम्मेदारी है, वो सूत्र बांधती है कि बहन की रक्षा करेगा। बहन भाई की रक्षा करती है। भाई की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बहन कमजोर है, उसके बेटों को पढ़ाओ, उसे अपने बराबर बनाओ। भाई का लड़का कमजोर है, आप उसे बराबर का बनाओ। चाचा कमजोर है, उसको बनाओ। गांव में व्यक्ति कमजोर है, उसको खड़ा करो। क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है, उसको खड़ा करो। हम देश की बात करते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं और अपने परिवार में महाभारत करे रहते हैं। ये ठीक नहीं है। ये भी मेरी प्रार्थना है, आप संपन्न बनना तो अपने परिवार को भी मजबूत करना। और मज्जात, मैं उसकी बात नहीं कर रहा परिवारवाद की, ये परिवारवाद नहीं है कहीं, ये तो घर की प्रगति है। जब घर खुश होगा तब हम खुश रहेंगे। इसलिए आज पानी की चर्चा में, ये भी चर्चा विषय नहीं था मेरा, लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ यह संवाद करना जरूरी है। ठीक लगा आपको या नहीं लग रहा? आप बताओ बच्चों, अगर ठीक लगा तो हाथ ऊपर करो। क्या बात है, अरे पूछिए। सर जी, और एक बात ऐसी है, हाँ चर्चा तो पानी की है, हाँ, मगर आप सिर्फ जल योद्धा नहीं है, उसके ऊपर भी आप एक बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा मुझे लगते हैं। क्योंकि बात ऐसी है, ये सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, और सर आप ही उस पर जवाब दीजिए। आप दिव्यांग है और दिव्यांग के लोगों के लिए भी आपने बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम किया हुआ है, उस पर भी एक प्रकाश डालिए और इनको बताइए। बच्चों और सभी हमारे मित्रगण बैठे हैं, पद्मश्री सम्मानित साथी बैठे हैं और यहाँ के बौद्धिक जन बैठे हैं। हालांकि ये विषय मैं चुना नहीं चाहता था, पर आप एक अच्छे होनहार इस नगर की प्रतिभा हैं साईं जी। 89 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बाबा साहब आमटे की भारत जोड़ो यात्रा में मैं काम करता था।
राड पड़े हैं मेरे पास, 2 जगह शरीर में राड पड़ा है। व्हीलचेयर में चलता था। तो मेरी माँ ने कहा, जब मैं डिप्रेस्ड हो गया तो माँ ने कहा कि बेटा अच्छा हुआ ये भी। बड़ा मुझे गुस्सा आई कि मैं दिव्यांग हो गया हूं। तब दिव्यांग सब नहीं था। तब क्या था, उसको लंगड़े लूलों का अपाहिज कहते थे, उसको दिव्यांग नहीं कहते थे। दिव्यांग तो बाद में आया, फिर डिसेबिलिटी आया, फिर विकलांग आ गया, हैंडीकैप आया। हैंड माने हाथ, कैप माने टोपी, भिखारी शब्द आया, बहुत सारे शब्द आते गए, चलते गए। तो मेरी माँ ने कहा कि हो सकता है तुम्हें इसके लिए कुछ करना पड़े। तो मेरे यहाँ एक वैकेंसी निकली थी 4th क्लास की, तो डिप्रेस था। मेरे एक मित्र थे, मित्रों के मालूम में बहुत धनी हूं मैं। मैंने कहा यार मुझे कहीं लगवा देना, घर में कहाँ, मैं तो जीवन खराब हो गया मेरा। तुमने मुझे आके बताया कि एक 4th क्लास की जगह निकली है और आप इसमें वो आवेदन कर दो। वहाँ एक राम विशाल मिश्रा नाम के ऑफिसर आए, बाद में कमिश्नर मेरे यहाँ बने। तो मैंने कहा भाई दिव्यांगों या विकलांगों के लिए कुछ आरक्षण हो तो हमको आप नौकरी में रख दो। बोले ये आरक्षण तो नहीं है। नहीं है? अच्छा, मैंने सुना था आरक्षण होगा। मैंने हाई कोर्ट इलाहाबाद जाकर के रिट करी। वो हमारे बैक जो हमारी सब परिचय है परिवार का, वो क्रांतिकारी मंगल पांडे के नाम पर या उन सब के नाम पर बड़ा नाम है परिवार का, मेरा तो नहीं है, पूर्वजों का नाम है। उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे कल्याण सिंह साहब, मुख्यमंत्री थे। मैं उनके आवेदन देने गया, उन्होंने मुझको अपशब्द बोला। कभी कभी अच्छे काम, अपशब्द नहीं था उनका, वो बड़े लोग थे। कल्याण सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, किसी बात से नाराज थे। और वो किसान आंदोलन चल रहा था, टिकैत साहब आंदोलन किए थे, सड़कें जाम किए थे। स्वाभाविक ही राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते वो थोड़ा परेशान रहे होंगे। तो उन्होंने कहा, मैं 4, 5, 7 विकलांगों को साथ ले गया। तो उन्होंने सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा कहाँ सुबह सुबह लंगड़े लूलों को लेके आ जाते हो। गुस्सा रहे होंगे, वो कोई बुरी बात नहीं थी। ये मुझे बुरा लगा। और सामने केसीनाथ त्रिपाठी जी बैठे थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। उनको लगा कि ये बात कुछ जम नहीं रही, तो उन्होंने जाते समय अपने पीएस से कहा कि ये कार्ड इस लड़के को दे देना। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि मैं कुछ गलत, मुझे बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए, तो हम लोगों को नाश्ता पानी भी कराया और सम्मान से हम लोग गए। मैंने वो कार्ड देखा, जब बाहर आया तो मैं गुस्से में चाय नहीं मैंने पिया कि मुझे कहते तो ठीक है, 4 लड़के मेरे साथ आए हैं, उनको भी ठीक नहीं लगा होगा। वो मैंने पैसे देने के लिए कार्ड निकाला, तो विधानसभा अध्यक्ष जी था। अध्यक्ष जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आप मिल लेना आके। तो मैं उनसे मिलने गया। बोले बेटा एक काम करो, बड़े लोग बुरा भी कहते हैं तो उसके पीछे कोई अच्छा छिपा होता है। बड़े लोग कुछ बुरा भी कहते हैं तो उसके पीछे अच्छाई छिपी होती है। अब तुमको माध्यम बन के देश के लिए काम करना है। प्रयाग जाओ, वकील का नाम लो और एक रिट करो। मैं वहां से प्रयाग गया। मार्कंडे काटजू साहब, जस्टिस मुरारी सिंह की बेंच थी, मेरे नाम से एक PIL हुई और 70,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में टीचर्स की निकली थी। बेंच में वो पहुंची और उन्हें तुरंत अलाउ कर दिया, बगैर सरकार को समझे 3% रिजर्वेशन अलाउ। जब मुझे सुबह कुंठा थी और 2 दिन बाद मैं हीरो बन गया। पूरे देश के समाचार पत्रों में प्रयाग हाई कोर्ट तो भारत का बड़ा हाई कोर्ट है। फोटो मीडिया के एक आदमी ऐसा भी जिसने इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया। फिर वो चपरासी नहीं बनते थे, IAS बनने लगे। फिर डिपार्टमेंट के लिए मैंने विकलांग कल्याण के लिए विकलांग अधिनियम एक्ट लाने के लिए 70 दिन दिल्ली में जंतर मंतर में धरना दिया। 90 एक्ट डिसेबिलिटी एक्ट आया। 75 दिन सीताराम केसरी साहब समाज कल्याण मंत्री थे, भूतेश्वर सालवे साहब ने मेरी मदद करी थी, शिवसेना के सांसद थे। तो हम लोग एक्ट आ गया, कानून बन गया। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हुआ जहां पर विकलांग कल्याण विभाग बन गया। और वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमको हमारे बगल के जिले का मिनिस्टर दिया विकलांग कल्याण का। तो इस शरीर से ईश्वर ने
दिव्यांगजनों के लिए बड़ा काम करा दिया, कानून बना दिया, 1000 करोड़ का बैंक बना है, नेशनल ट्रस्ट बना है, बहुत सारा काम हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ काम किया है। जब मैं गेट से निकलता हूं भूल जाता हूं, और जैसा मैं था वैसे ही हूं। अगर किसी को घमंड हो तो शमशान घाट चला जाए, उनसे बड़े पहलवान राख में पड़े हैं, इसलिए कभी घमंड नहीं होना चाहिए। लोग मिलते हैं, जहाज पे जाता हूं, अरे सर अब आपको तो हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, आपके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी है, अखबारों में आर्टिकल पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी इंडिया टुडे वगैरह बड़ी पत्रिकाओं ने आप पर आर्टिकल निकाले हैं, बड़े बड़े संघ के 5 जन जैसे जगह पर मेरे विशेषांक निकाले गए हैं। मैं कहता हूं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और जीवन में मेरी मां ने कहा था, जब घमंड आ जाएगा तुम नष्ट हो जाओगे, जब बेईमान बन जाओगे उस दिन नष्ट हो जाओगे, जब दूसरे का अनित करोगे उस दिन नष्ट हो जाओगे। जब तक तुम हित करते रहोगे परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा, और जिस दिन इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे उस दिन तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए आप जितना ताकतवर बनिए, दूसरे के कल्याण के लिए बनिए, और अपने लिए बिल्कुल वही रहिए जो एक सामान्य नागरिक होता है। सर और एक सवाल है कि हमने भागवत कथा सुनी है, कृष्ण कथा भी सुनी है, राम कथा भी सुनी है, मगर पूरे देश में जल कथा सुनाने वाले आप पहले ही है। तो बात ऐसी है, वो जल कथा क्या है उसके बारे में ज़रा सा बताइए। और हम हमारे शहर में आपकी जल कथा भी का प्रोग्राम भी अरेंज करना चाहते हैं भविष्य में, तो उसके बारे में ज़रा सी एक जल कथा ये बच्चों को और यहाँ सारे जो शहरवासी बच्चे इनको भी सुनाइए जरा। और क्या है जल कथा? क्या बात है साईं जी, आपने बहुत खोज निकाला हमारे काम के बारे में। अजय भाई ने और पद्मा जी ने काफ़ी कुछ ढूंढा है। देखिए, मैं मानता हूँ पूरी दुनिया में जल का विश्वविद्यालय नहीं है, पूरी दुनिया में बच्चों जल विश्वविद्यालय नहीं है। 12,000 से अधिक महाविद्यालय भारत में हैं, 1200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, IIT है, IIM है, 60 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय हैं, लेकिन जल का विश्वविद्यालय नहीं है जिसे होना चाहिए। हमने क्या सोचा कि मैं जल विश्वविद्यालय तो नहीं बना सकता, लेकिन पानी की पाठशालाएं चला सकता हूं। हमारा देश संतों का, ऋषि मुनियों का, फकीरों का, युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है ये। इस देश में संतों की वाणी और कथाओं का बड़ा महत्व है। तो मैं जल कथा के माध्यम से पानी के बारे में वेद और शास्त्र में सबसे अधिक आप जाएंगे, ऋग्वेद में पानी के बारे में कहा गया है। प्राची जो जल विज्ञान है, मेघमाला नाम का एक ग्रंथ है, जो मेघों के बारे में आप लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मेघमाला नाम का एक ग्रंथ है जो 1800 पृष्ठ का है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वो ग्रंथ रखा हुआ है वाराणसी में। एक है मेघदूत जो मेघों के बारे में आपको बातें करता है, बुलाता है, और दूसरा है वारा मिहिर का जल सूत्र, 151 सूत्र हैं वारा मिहिर के पानी के बारे में। दूसरा पद्माकर का गंगा शतक है, महाकवि पद्माकर ने गंगा के बारे में एक शतक लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है, उस समय ठाकुर का कुआं। एक उपन्यास मोहन राकेश का है, आषाढ़ का एक दिन। आपको मैं इसलिए बातें बता रहा हूं कि जल कथा के माध्यम से पानी को बचाने के लिए हमारे ऋषि और मुनि क्या क्या उपाय करते थे, वो इसलिए ज़रूरी है आपको समझना। शहर में जब जल कथा होगी, क्योंकि अब कथाओं की 9 दिनों की कथाओं की ज़रूरत उतनी नहीं है, अब कथा हो वृक्ष कथा। अब कथा किसकी हो? पेड़ लगाने की कथाएं होनी चाहिए, जल बचाने की कथाएं होनी चाहिए, राष्ट्र के बाद की कथाएं होनी चाहिए, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष की कथा होनी चाहिए, देश के जल स्वराज की कथा होनी चाहिए, जल क्रांति जन क्रांति कैसे बने इसकी कथा होनी चाहिए, जल आंदोलन जन आंदोलन कैसे बने इसकी कथा होनी चाहिए।
उसी कथा को मेरी कथा 1 दिन की होती है और वह कथा 2 घंटे की होती है। जिस कथा में हजारों आदमी आते हैं, सुनते हैं, विद्यार्थी होते हैं, एनएसएस के छात्र होते हैं, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, जिस जगह जाता हूँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और उस कथा में बच्चे अधिक होते हैं। उनसे तय कराता हूँ कि आप जीवन में एक व्यक्ति को कितना पानी लगता है पीने के लिए? 90,000 लीटर। कितना? 90,000 लीटर पानी पीने को लगता है जीवन में। लेकिन रोज कितना पानी पीता है? 2.5 लीटर। कितना? 2.5 से 3 लीटर पीने अगर पानी पीता है तो 90,000 लीटर पानी लगता है और 80 वर्ष जीता है। लेकिन हम पानी कितना बर्बाद करते हैं? 500 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। केवल 90,000 लीटर पानी जीवन भर में लगता है। हम बताते हैं कि नारियल के पेड़ के ऊपर पानी कैसे पहुंचता है। हम बताते हैं खरबूजे और तरबूजे के बीज से कितना पानी पहुंचता है। एक बीज में 5 कुंटल पानी कैसे पहुंचा? कितने दिनों में? 90 दिन में। कितने दिनों में? 90 दिन में जड़ से खरबूजे और तरबूजे तक पानी कैसे पहुंचा, यह विज्ञान बताता हूं। नारियल के ऊपर पानी कैसे पहुंचता है, खजूर के ऊपर पानी कैसे पहुंचता है। 1 किलो गेहूं पैदा करने में 1000 लीटर पानी लगता है। कितना लगता है? 1 किलो चावल बनने में कितना पानी लगता है? 2500 लीटर पानी लगता है। 1 नींबू पैदा करने में 100 लीटर पानी लगता है। कितना लगता है? 100 लीटर पानी लगता है एक नींबू में। अगर आपने 20 ग्राम पानी छोड़ दिया है, अगर आपने 20 ग्राम पानी छोड़ दिया, 20 ग्राम भोजन छोड़ दिया थाली में, तो 50 लीटर पानी छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि इस जल कथा के माध्यम से आप मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर इस काम के लिए आऊंगा। और जल कथा का कोई शुल्क नहीं होता है। ओके। जल कथा का, हालांकि ये बात आपको पता है कि यूजीसी और देश भर के लोग बुलाते हैं, जो बड़े बड़े देश के बड़े फिल्म स्टार हैं वो भी हमें सुनने के लिए आते हैं। जिनकी फिल्में 500-500 करोड़ की बनती हैं वो भी आदर के भाव से मुझे बुलाते हैं। पर जल कथा मेरी निःशुल्क रहती है और हम सब मिल करके इस कथा को करेंगे। और पानी की पाठशालाएं लगाता हूँ मैं महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में, बच्चों के साथ पानी की बात करता हूँ। सर, आप बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं और बच्चे भी बहुत शांति से सुन रहे हैं। तो एक एक्टिविटी करेंगे 2 मिनट के लिए। हाँ। हाँ, मेरे पीछे बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आवाज और जोर से आना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की। वंदे मातरम। क्या बात है। अब एक काम करो सब बच्चों, ये जो अपना राइट हैंड है ऊपर करो। यस, सबने किया। अभी ये जो हाथ है ये पीठ पे ऐसा थपथपाने का, शाबाशी देने की खुद को। क्या बात है। फिर से एक बार बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। अभी जोरदार तालियां से अपन सर का फिर से स्वागत करेंगे और बहुत शांति से एक महत्वपूर्ण सवाल सर से पूछेंगे। सर जी, जब आपको यह अवार्ड मिला पद्मश्री, तब आपने क्या महसूस किया? देखिए, मुझे जीवन में 2 कष्ट हैं, सार्वजनिक रूप से बता रहा हूं। जिस माँ ने मुझे इस लायक बनाया, जब मुझे देश का सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान मिला, तो वह सम्मान अपनी मां के हाथों में नहीं रख सका। एक मुझे जीवन का कष्ट है। अच्छा लगा, महामहिम राष्ट्रपति जी पद्म सम्मान वहां देते हैं जहां माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं। भारत का संविधान जहां लागू हुआ है, लिया है, वहां होता है। अशोका हाल जो भारत का ऐतिहासिक हाल है, देश हमें अंग्रेजों से जिस जगह संधि के आधार पर हमारे राजनेताओं ने अंगीकृत किया, संविधान अंगीकृत किया, वहाँ ये सम्मान मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहते हैं, गृह मंत्री जी उपस्थित रहते हैं, न्याय के लोग उपस्थित होते हैं, नेता सदन सब लोग रहते हैं। तो मैं इस बात के लिए रोता रहा कि मैं क्या करूं कि माँ के हाथों में पुरस्कार नहीं रख सका। एक मुझे जीवन का कष्ट रहेगा ये। दूसरा, मुझे इस बात के लिए खुशी हुई कि पुरस्कार लेकर जब मैं गया तो शंकर जी के मंदिर में गया।
और मंदिर में मैंने उनके चरणों में रख दिया। खजुराहो में मतंगेश्वर शंकर जी का मंदिर है, उनके चरणों में रखा और ये प्रार्थना की कि हे देवाधिदेव महादेव, इस पुरस्कार में मुझे कोई घमंड न रहे, अहंकार न रहे, और इस पुरस्कार का जो सम्मान है वो बनाए रखूं, और इस पुरस्कार की मर्यादा न मुझसे टूटे, ऐसी मैं आपके चरणों से प्रार्थना करता हूं। दोनों मेरी प्रार्थनाएं मां के लिए और भगवान के लिए, और कोशिश जीवन में करूंगा कि इस सम्मान की मर्यादा मेरे द्वारा ना टूटे। और सम्मान, ये सम्मान नहीं है, ये हम सबके लिए ईश्वर का प्रसाद है। मेरा आग्रह है आप सबके माध्यम से, जो भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो देश के लिए, आप उसके साथ खड़े होइए। वो भारत के लिए काम कर रहा हो, अपने राज्य के लिए काम कर रहा हो, अपने शहर के लिए काम कर रहा हो, अपने गांव के लिए काम कर रहा हो, अन्याय कर रहा है कोई भी, तो न्याय का साथ दो। कष्ट मिलेगा, परेशानी मिलेगी, उसकी चिंता मत करो। धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म का पालन करो। आप ही में से मैग्सेसे मिलेगा, आप ही में से भारत रत्न हैं, आप ही में से पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं, पद्म भूषण हैं। अब तय आपको करना है, अनुभव बाजार में नहीं मिलता है। इस समाज में 3 व्यक्ति बड़ा बनाते हैं अपने से बड़ा। पहला, शिक्षक बनाता है बड़ा कि मेरा छात्र मुझसे बड़ा बने। शिक्षक चाहता है कि मेरा छात्र मुझसे बड़ा बने, और पिता और माँ चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने, और मित्र चाहता है कि मेरा मित्र मुझसे बड़ा बने। ये व्हाट्सएप फेसबुक वाले नहीं। इसलिए अपने मित्रों की कदर करो। और एक अंतिम बात कहूंगा, जो चलता है उसका भाग्य चलता है, जो दौड़ता है उसका भाग्य दौड़ता है, जो रोता है उसका भाग्य रोता है, जो सोता है उसका भाग्य सोता है। इसलिए चरय बेती चलते रहो, रुको नहीं, चलते रहो। और यह मानो कि एक डायरी यहां है, एक परमात्मा के यहां है। कभी एकांत में किया गया पाप भी लिखा जाता है। परमात्मा सब देखता है, वह अंतिम सत्ता है, और उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए उससे डरना है और देश के लिए काम करना है। हर बार मैं बात कहता हूं देश की, देश से बड़ा कुछ नहीं है। एक पेड़ लगाना भी देश की सेवा है, और भूखे को भोजन देना भी सेवा है, और मरीज को दवा देना भी सेवा है, और अशिक्षित को शिक्षा देना भी सेवा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करके अंतिम बात अपनी कहूंगा, आप में से कोई अगर छात्र कमजोर है, उस पर हंसिए नहीं कभी। मेरी बेटी ने मुझे एक सीख दी, जब बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। मेरी बेटी ने कहा कि मेरी सहेली की शादी थी और हमने उससे कहा कि हमको पार्टी दो। वो लड़की रोने लगी कि मेरी आर्थिक संकट है, मैं पार्टी नहीं दे सकती हूँ। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा हमको क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेटी आप तय करो, आप एमएससी कर रही हो, सब लड़कियों से इकट्ठा चंदा करो और तुम अपनी तरफ से 1000 रुपया उसको दो। लड़की ने मेरी बीएससी और एमएससी की लड़कियों से बात की और 3 लाख रुपए चंदा किया, सब लड़कियों ने मिलके, और उस लड़की के घर में गए। मैंने कहा कह देना कि हम कुछ भेंट देने आए हैं और तुम्हें वापस नहीं करना है। वो लड़की के घर जब 10 लड़कियां गई देने के लिए, तो लड़की रोने लगी कि हमारे पास तो देने के लिए नहीं है। तो बेटी ने मेरी कहा कि हम देने के नहीं, ये तो हम लोगों ने इकट्ठा किया है, तुम्हें गिफ्ट देने आए हैं। आप अपने जीवन में अगर कॉपी किसी मित्र के नहीं तो दीजिए, किताब नहीं दीजिए, कपड़े नहीं तो दीजिए, एहसान मत करिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कितनी मेहनत करके इस देश का नाम किया है, जरा पढ़िए। अम्बेडकर ऐसे अम्बेडकर नहीं बने, इस देश के महापुरुष हैं। और जो महापुरुष बनता है, गांधी इस देश का महापुरुष है, विनोबा इस देश का महापुरुष है, संभाजी महाराज देश के महापुरुष हैं, और भागीरथ इस देश के महापुरुष हैं। आपको बनना है
लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रामकृष्ण, शिवाजी। आपका अनुभव इतना है और जो आप साझा कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि अपने देश में जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, गंगा का होगा, वाटरशेड के होंगे, अलग अलग तरीक़ों के नदी जोड़ का होगा, तो उस पे आप बहुत सारी कमेटी पे है और उसमें भी आप आपका सहयोग देते ही होंगे, अपने देश के लिए देना ही है। तो आप अभी इस प्रकल्प को किस तरह से देख रहे हैं कि उसमें लोगों का अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? लोगों का ये मानना है कि सारा कुछ सरकार ही करे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ घर में बैठेंगे। तो आपको क्या सुझाव देना चाहते हैं कि लोगों की भी इसमें क्या जिम्मेदारी है, ताकि ये जल्द से जल्द सारी परिक्रमा जो है, प्रकल्प है, वो अच्छी तरह से पूरे होके कोई भी जगह सूखी न रहे, सबको अच्छा जल मिले? देखिए, मैं मानता हूं कि नवीन ज्ञान और परंपरागत ज्ञान था, तालाब समाज बनाता था और तालाब की रक्षा भी समाज करता था, नदी किनारे पेड़ भी समाज लगाता था। अब चूंकि नवीन ज्ञान आ गया, ड्रिप इरिगेशन करो, वाटर सेट का काम करो, फुहारा पद्धति से काम करो, और खेत का पानी खेत में हो, गांव का पानी गांव में हो, घर का पानी घर में हो। जैसे मेरा एक मंत्र है, स्लोगन है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, ये भी ज़रूरी है। और सबसे पहले जो एक बात मैं आपसे कहूँगा कि समाज, हर व्यक्ति, अपने गांव का व्यक्ति कुआं साफ करता था, तालाब को खुद साफ करता था, नदी को खुद साफ करता था। एक संरचना थी, गांव में तालाब होता था, उसके किनारे मंदिर होता था, उसके बगल में कुआं होता था, लोग नहाते थे, पानी को बर्बाद नहीं करते थे। हमारे पशु और पक्षी बीज को लाते थे, पशु और पक्षी बीज लाते थे, तालाब पर बैठते थे, वहाँ बीट करते थे, उसके माध्यम से पेड़ बनते थे। हमें कुछ चीज़ें बीमारी लाइलाज ना हो, उसके लिए अब से चेतना होगा। पानी सरकार नहीं बचा सकती, सरकार सहयोग कर सकती है, सरकार खड़ी हो सकती है। गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे। खेत की मिट्टी बनने में, उपजाऊ मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं। प्रतिदिन 20,000 टन मिट्टी बहती है। और जिस तरह दूध में घी होता है उपयुक्त, उसी तरह खेत में मिट्टी होती है उपजाऊ। मिट्टी ना बहने पाए, पेड़ ना कटने पाए, विकास के लिए पेड़ भी काटेंगे, रोड भी बनेंगे, पुल भी बनेंगे, लेकिन हम ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें। मैं पहले जैसे कहा था कि सीमेंट है, बालू है, ईंटा है, गारा है, ऐसे तकनीक आए कि पुरखों ने जो मकान बनाए थे, घर बनाए थे। आपके यहाँ तो खुद में कैलाश इतना बड़ा अनुभव है कि पहाड़ काट के मकान बनाया गया, अब तो कोई नहीं बना सकता। हम पानी से प्रेम करें, आदर करें। पानी जब जहाँ गिरता है, जब आगे बह जाता है तो अनर्थकारी हो जाता है, उसकी बूंद गिरती है। हम पानी बरसेगा, संभाजी नगर में 100 किलोमीटर आगे बांध बनाएंगे, वापस लाएंगे। इसलिए संभाजी नगर में ही पानी को रोकें। एक जो छत होती है, अगर वो एक, मान लीजिए वो 200 वर्ग फीट की छत है या 200 वर्ग मीटर की जगह है, तो 950 वर्ग फीट में 2 लाख लीटर पानी बरसता है। अगर 100 मिलीमीटर वर्षा होती है तो 1 लाख लीटर पानी हम अगर पानी को रोक लेते हैं तो बड़ा काम कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय बड़े परिणाम लाते हैं। विधियां सब सही हैं, विधियां जो भी तकनीक है, किसी को वैज्ञान को भी आप नहीं कह सकते, लेकिन जो पुरखों का ज्ञान था कुआं बनाने का, कुआं फटता नहीं है, वो प्रलय नहीं लाता। तालाब फट के प्रलय नहीं लाता, लेकिन बांध जब फटता है तो प्रलय लाता है। और हमारे बांधों में आधे से अधिक बांध हमारे खाली पड़े हैं, सिल्ट जमा हो गई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो पुरखों का जो प्राच्य जल विज्ञान था उसको पढ़िए। अगली बार जब कभी अवसर मिलेगा, साईं जी और हम सब बैठेंगे, आप सब बैठेंगे, जो पानी के विद्वान हैं, ये जो पानी पर जिनकी चिंता है, सभी पानी के पहरेदार हैं, हम सब मिलकर के दूसरा सेशन भी शुरू होना है। और मुझे आप सब ने अवसर दिया है, फिर हम कभी इस बारे में संवाद करेंगे
क्योंकि हमको और भी अपने साथियों को सुनना है। और जिसने समय को पकड़ा, समय ने उसे आगे बढ़ाया है। जो समय के साथ चलता है वह विजेता बनता है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। एक ही चीज़ है जो वापस नहीं आती, वो समय है। सब कुछ आ सकता है, समय नहीं आता है। इसलिए मैं इन बच्चों के भविष्य की शुभकामना करते हुए, मैं पद्मश्री के रूप में नहीं आया। मैंने पद्मा जी से कहा था, देश पांडे जी से भी कहा था, जैसे ही कहा था कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में आएंगे और आपको एक कार्यकर्ता के रूप में सुनेंगे, बैठेंगे। पद्म सम्मान तो जब मिल गया और राष्ट्रपति भवन के बाहर आए थे, बस उनको वहीं पर प्रणाम कर लिया था। किसकी मर्यादा बची रहे, यही हमारा काम है। दो महान व्यक्ति देखिए आपके सामने बैठे हैं, कितने साधारण, स्वदेशी झलकता है। तो इस तरीके से ये मर्यादा, पद मिल जाता है, लेकिन पद का घमंड बड़ा खतरनाक होता है। बड़ा अफसर तो बन सकता है व्यक्ति, लेकिन बड़ा बन के हाजमा करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए ये हजम करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको कुछ भी कहे, मैंने अपने 60 साल के जीवन में किसी की शिकायत नहीं की। किसी की शिकायत न करना, जीवन में मुझे अपने से शिकायत है। मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, देशराज जी यहाँ बैठे हैं, ये लेक्चरर हैं, खड़े हो जाइए। इंटर कॉलेज में, ये बांदा के एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट का है। और वहाँ के शिक्षक के MLC होते हैं हमारे यहाँ भी होते होंगे, उसके उनके प्रतिनिधि हैं। एक मेरे साथ सहयोगी के रूप में रहते हैं। मैं आपसे बात करूँगा कि बड़ा भया सो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आज से 400 साल पहले रहीम दास ने कहा था, जब पानी का संकट नहीं था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उससे बड़ी बात तुलसी ने कही थी, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। उससे बड़ी बात कबीर ने कही थी, चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। इसलिए इन बातों को मैं यहीं विराम देते हुए, अगर मेरे इन बातों में जो मैं साझा कर रहा था, मैं विचार नहीं व्यक्त कर रहा था, अपने अनुभव साझा कर रहा था, वक्ता के रूप में नहीं। यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपके बीच का हूँ, अपना हूँ। जब भी मुझे आप बुलाएंगे, सुविधा के अनुसार मैं आपके बीच में आता रहूँगा। ऐसे प्रयास पद्मा जी, पद्म फेस्टिवल के माध्यम से एक जल चर्चा करिए, जल पर्व करिए, जल के लिए चल, संभाजी नगर में जल के लिए चल, ऐसे कार्यक्रम करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हाँ, ले लीजिए। बस आपकी अपनी समय की मर्यादा रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सर जी, आपको शुभ प्रणाम। और हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। बहुत दिन हो गए कि इस प्रश्न के लिए बहुत दुख होता है कि हम आखा महाराष्ट्र घूमे या बहुत से जगह गए, लेकिन हमको ये समझ में आता है कि जहाँ भी, जिसके भी घर में गए या कहीं भी जाओ, तो वहाँ के नल बूंद बूंद टपकते हैं। ये अपनी देश, पानी, जल जो है हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। और इसको यदि बूंद बूंद यदि वो टपकना चालू रहा, तो एक दिन ऐसा न होए कि तीसरा महायुद्ध जल के लिए होए। तो ये हम कम नहीं कर सकते क्या? इसके लिए कोई योजना नहीं कर सकते क्या? या हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग बहुत छोटा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि या सरकार के तरफ से ऐसे कोई प्लम्बर्स रखे गए, सादा वाइसर रहता 10 पैसे का या 4 आने का, तो उसको लगाए तो वो जल रोका जाए। ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या हम? ऐसा बहुत दिन से दिमाग में आ रहा है, इसके लिए कुछ आप कह सके तो बहुत अच्छा होगा। आपका यह प्रश्न नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। आपको बहुत प्रणाम, धन्यवाद।
फिर मैं थोड़ी सी बात कहूँगा कि हमारे देश का जो निर्माण होता है या भविष्य की योजना बनती है वो राजनीति बनाती है, और राजनीति के एजेंडे में पानी नहीं होता है। दुखित इस बात का है कि राजनीति के एजेंडे में पानी नहीं होता है। जिस दिन ये राजनीति के एजेंडे में पानी हो जाएगा, एक एक बूंद पानी, एक बूंद टपकता हुआ पानी अगर 24 घंटे टपकता रहा तो 125 लीटर पानी बर्बाद होता है। आपका संदेश, चूंकि हम सबको मिलकर के एक एजेंडा भी तय करना होगा, राजनीतिक व्यक्तियों से प्रार्थना करनी होगी, उनके यहाँ जाके कहना होगा, क्योंकि टैंकर, राजनीति क्या करती है, जहां पानी नहीं है टैंकर भेज दो। टोटी किसकी है, पानी टपकता कैसे है? मेरे यहां मैं तो अपना रिंच पुर्जा प्लास लेके चलता हूं, मेरे पास गाड़ी में अपने साथ रहता है, साइकिल में चलता रहता हूं। जहां भी मुझे कोई नल निकलता है, बह रहा है, मैं अपना रिंच लगाया, उसको बांधा, टोटी लगाई और चल दिया। लोग स्टेशन में कहते हैं, किसी समारोह में जाता हूं, कलेक्टर के साथ रहता हूं, अधिकारियों की गाड़ी में साथ बैठा हूं तो मैं रोक लेता हूं। वो मेरे जाने के पहले अधिकारियों को बताते कि पांडे जी निकल रहे हैं भाई, पानी ना बहता हो कहीं से, नहीं तो ये खड़े हो, मैं खड़ा हो जाता हूं कि भाई पानी पहले बंद होगा, कार्यक्रम में बाद में जाएंगे। तो ऐसे ये करेंगे। इस संभाजी नगर में तय कर ले हम कि शहर के मोहल्ले में, नगर में जहां भी पानी टपकता है, आज से तय करो कि हम टोटी ले लेंगे छोटी सी, और 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए की होगी। कोई व्यक्ति यहां तैयार हो जाए। हम दूर की बात ना करें, मैं पूरे देश में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहां रहता हूं, अगर मैंने वहां का पानी बचा लिया, वहां पर 1-2 रुपए की टोटी लगा दी, तो देश का काम खड़ा कर दिया। हम पेड़ों में लोग कीले गाड़ देते हैं, आप जाइए, रिंच लीजिए और पेड़ से कीले निकालिए। अगर मेरे शरीर में कीला गड़ा होगा तो कितना कष्ट होगा। लोग पेड़ में कीले ठोक देते हैं। ऐसा ही, जैसा ही आपने बात कही, एक मित्र को हमने कहा कि भाई यहाँ दोना पत्तल और ये सब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जा रहा है, आप एक काम करो, बर्तन बैंक बना दो। उन 5 लड़कों ने मिलकर 5000 थाली, 5000 कटोरी, 5000 गिलास इकट्ठा कर लिया, और वो उस शहर को निःशुल्क बर्तन देते हैं। कोई शादी हो, अवसर हो, वो बगैर पैसे के बर्तन देते हैं। और आज शहर के अंदर उनके पास 10,000 बर्तन लोगों ने दान कर दिया है। किसी के यहाँ कोई भी उत्सव होता है, वो निःशुल्क बर्तन देते हैं, हमारा साफ करके दे जाना। हम नहीं कहते कि सारा काम हम कर लेंगे, पर कुछ तो करेंगे। आपका प्रयास, ये मैं साईं जी आपसे कहूँगा, आप हैं, एक मोहल्ला, एक जगह तय करें और 2 पुर्जा टोटी लेके, प्लास लेके जाएं, जहां भी पानी बहता हो। हम खुद से करें, दूसरे के लिए ना कहें। और आपका जो संदेश है, बूंद बूंद पानी एक दिन बचेगा जरूर, आपका संकल्प है वो पूरा होगा। इस देश में आपको भोजन मांग सकते हैं, भीख के रूप में खा सकते हैं, पानी भीख के रूप में नहीं मांगा जा सकता। इसलिए पानी बचेगा, अभी देर नहीं हुई, अभी भी पानी, तालाब बचाए जा सकते हैं, कुएं बचाए जा सकते हैं। और यहाँ की जो भाग्य रेखा की जो 2 नदियां हैं, इस ऐतिहासिक नगर की, संभाजी नगर की, वो दोनों नदियों को बचाने के लिए यहाँ का समाज चल दे, तैयार हो जाए। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, ये तो संदेश है जी। सर, मेरा ये सवाल है कि पानी को जल क्यों कहते हैं, और पानी कैसे बना और तैयार कैसे हुआ था? हाँ, आपने बढ़िया कहा, पानी आता कैसे है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जो कुछ दिख रहा है बूंद का कमाल है। जब आकाश से बूंद चलती है तो कहीं नदी बनाती है, कहीं तालाब बनाती है, कहीं हिमालय बनाती है, कहीं नदियां बनाती है, और वो चलते हुए समुद्र में जाती है, वहां भी नहीं रुकती। फिर वो उनकी यात्रा ऊपर आती है और फिर वो चलती है, अनारवत चलती रहती है। ये पानी प्रकृति का, ईश्वर का, ईश्वर ने सबसे पहले रचना पानी की थी, इसलिए पानी ईश्वर बनाता है। और पानी पेड़
जो पानी का बेटा है वो पेड़ है। तो जहां पेड़ होंगे वहां पानी होगा, और आप भी पानी के बेटे हैं। हम सब मिलके पेड़ लगाएंगे तो पानी बनेगा। सर, मेरा नाम अर्णव हेमंत लंके है और मेरा प्रश्न है कि आगे आने वाली पीढ़ी में, मतलब आपने जैसा कहा कि 1% पानी जो है वो शुद्ध है, तो आगे वाली पीढ़ी में आने के बाद वो पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो समुद्र का खारा पानी वो हम शुद्ध करके मतलब यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए, खारे पानी को मीठा बनाने के लिए रावण ने ये सोचा था कि मैं समुद्र के पानी को मीठा करूंगा, लेकिन ये वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती है, उसके परिणाम भी खराब हो सकते हैं। अभी हमारे पास इतना मीठा पानी है, इस पानी को हम बना रहने दें, और मीठा करने के लिए समुद्र का खारा होना जरूरी है कि 15 फीट अगर 15 फीट पानी समुद्र में आप देखेंगे, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे, आपको आगे पढ़ना है जो वैज्ञानिकों की, अभी मैं उस विषय पे नहीं गया हूँ, मैंने नहीं पकड़ा है, पानी का विद्यार्थी हूँ, पानी पढ़ता और पढ़ाता हूँ। यहाँ 2 जगह है पानी पढ़ने के लिए। 52 कंट्री के लोग इंडिया में पानी पढ़ने आते हैं। रुड़की में पानी पढ़ाने का एक संस्थान है, IIT रुड़की में भी पानी का है, और दूसरा राष्ट्रीय जल संस्थान है, वहाँ भी पानी पढ़ाया जाता है। विश्वविद्यालय चूँकि पानी का नहीं है, बनेगा कभी। तो जब हम बर्फ जमाते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? नमक होता है। क्या होता है? पहले जो बर्फ जान उसके पीछे नमक होता है। और पानी के लिए समुद्र बहुत जरूरी है। सागर ने, जिनके नाम पे सागर बनाए गए, ये सारा पानी इकट्ठा होता है, और 1 भाग में पृथ्वी और 3 भाग में पानी है, पर पानी मीठा पानी नहीं है। भाप के द्वारा हवा में पानी होता है। हवा में क्या होता है? बादल जब बनते हैं 3 दिशाओं से पानी को लेकर आते हैं अपने साथ। हवा नीचे से पानी को उठाती है भाप के माध्यम से, और अगर सूर्य भगवान पानी नहीं चुराएंगे तो पानी देंगे कैसे? अगर हमारे यहां 1 लीटर पानी बरसा किसी जगह, तो उसमें 50 ग्राम पानी नीचे जाता है, ठीक? 100 ग्राम पानी वाह दिखाई देता है, 150 ग्राम पानी हुआ। 100 ग्राम पानी पेड़ ले लेते हैं, और बाकी पानी क्या होता है? सूर्य भगवान लेते हैं 40% पानी, और 60% पानी बह करके समुद्र में चला जाता है। ये 60 ना जाने पाए। व्यक्ति को जीवन में जीने के लिए कितनी फॉरेस्ट्री चाहिए? 35%। कितना? 35% वन होना चाहिए, लेकिन कितना हमारे पास है? 4%। कितना है? 4%। दिल्ली की स्थिति बड़ी खतरनाक है, आप देखो इस समय। तो आपका प्रश्न अच्छा है। हमको खारे पानी से मीठा पानी बनाने में दिक्कत होगी, और उसके जो दुष्परिणाम आएंगे ये ठीक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक लगे हैं, हवा से पानी निकालने लगे हैं, कृत्रिम वर्षा भी करने लगे हैं। लेकिन कोशिश करें हम कि मीठा समुद्र के पानी को मीठा भी ना बनाएं। जो हमारे पास है इसी को रोकें, ये अच्छा है। बाकी आपकी जो पीढ़ी आएगी, बच्चों की पीढ़ी आएगी, हम लोग ये भी देखेंगे कि कई देशों ने ऐसा प्रयोग भी, इजराइल ने, वहाँ पानी नहीं था, कम था। केप टाउन दुनिया का पहला शहर है जहाँ पानी नहीं है। बेंगलोर में पानी का संकट है। ऑस्ट्रेलिया में पानी का संकट था। अभी मैं मई माह में मुझे कुछ लोगों की, मेरी टीम को केप टाउन जाना है। दुनिया के विशेषज्ञों को बुलाया गया है, वो जाएंगे, बात करेंगे। तो आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन हम पेड़ बनाने के लिए और समुद्र के पानी को मीठा करने की तरफ अभी कम जाएं, पेड़ लगाने की तरफ जाएं। सर, आपने हम बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में किस व्यक्ति को आदर्श माना है, और आपने किस व्यक्ति से अपने संकट समय में प्रेरणा ली है? मेरे जीवन में मेरी आदर्श माँ है, जो इस दुनिया में नहीं है, और जब तक मैं रहूँगा माँ को आदर्श मानूंगा।
दिन में अगर कभी भी मुझे कोई कष्ट होता है जीवन में, तो मैं माँ का नाम लेता हूं कि माँ ही मेरा कष्ट दूर करेगी। दूसरा, महापुरुषों में मैं आचार्य विनोबा जी को, आचार्य विनोबा भावे से मैं बहुत प्रेरित हूं। नानाजी देशमुख जी के सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है। एपीजे कलाम साहब का संघर्ष मुझे प्रेरणा देता है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संघर्ष में जीवन भी हमको प्रेरणा देता है। और मित्र भाव के रूप में, आजाद शत्रु के रूप में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मानता हूं। और क्रांतिकारियों में 21 साल की उम्र में जब व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता है तो भगत सिंह फांसी में चढ़ जाते हैं देश के लिए। इसलिए देशभक्ति मंगल पांडे से, भगत सिंह से भी सीखता हूं। आपका मोटिवेशन कौन है? मेरा मोटिवेशन मेरी मां है। आपने हमें बताया है कि पानी से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और हमने पानी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। पर आपने ये भी कहा था कि संभाजी नगर में के जो 2 नदियां हैं वो खराब हो रहे हैं, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए क्या लेना चाहिए हमें? वाह, बच्चों में कितनी जिज्ञासा है। इन 2 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए हम सबको चल के फावड़ा उठाना चाहिए। जो भी गंदगी है नदी के किनारे, उसको साफ करने के लिए प्रयास करने चाहिए खुद से। मेरी हिस्सेदारी की गंदगी है, मैं ही दूर करूं। और आप मेरे साथ चलिए। जब हम आए और काम शुरू हो तो हम क्या करते हैं कि दूसरे को कहते हैं सदैव, और मेरी मां ने कहा था कि तुम करो। हमने एक झील बनाई, मरौड़ी झील है नाम उसका, 140 बीघे की झील है। लोग देखने के लिए आते हैं, 20,000 पेड़ उस पर लगे हैं। एक गहरार नदी, चंद्रावल नदी है। और जो तालाब बनाए, सरकार कहती है कि 10-12 हज़ार तालाब बुंदेलखंड में बनाए गए हैं। कॉन्सेप्ट लेके आया, मेड़बंदी का लेकर आया। तो फावड़ा जब तक खुद भागीरथ नहीं निकले थे, शंकर जी जैसी जटाओं को रोकने वाला पानी नहीं होगा, तब तक इस देश को पूर्ण पानीदार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हम आप मिल करके काम करें। सर, मेरा एक प्रश्न है कि आपको इस बारे में इंस्पायर किसने किया था और आप ये सब पढ़ते कहाँ से हो? हाँ, ये ठीक है। तो क्या है कि शिवाजी महाराज को वीर शिवाजी मां ने बनाया था। अनुभव की कोई बाजार में किताब नहीं है। अनुभव की कोई किताब बाजार में नहीं मिलती है, वो तो खुद से करने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। और आपका संकल्प सही है, इरादा पक्का है, मेहनत है और लगन है, तो आप अपने काम को भी लक्ष्य बना के पार कर सकते हैं, मॉडल भी बन सकते हैं और देश के काम भी आ सकते हैं। हमने तो बहुत छोटा सा काम किया है, बड़े बड़े लोगों ने काम किए हैं। इस भारत में किसी उद्योगपति का इतिहास नहीं है बड़ा। 500 सालों में 7 पीढ़ी का इतिहास इस भारत में किसी उद्योगपति का नहीं है। किसी राजा का इतिहास नहीं है 7 पीढ़ी का। लेकिन जिसने समाज के लिए काम किया है, रघु का वंश था, रघु की एक परंपरा थी, महाराज रघु की परंपरा थी। किसी भारत के उद्योगपति का 7 पीढ़ी का इतिहास नहीं है। एक व्यक्ति पैदा हुआ जो अर्थशास्त्री होंगे, उनका नाम था जगत सेठ। अर्थशास्त्री जानते होंगे, कॉमर्स के छात्र जानते होंगे, मुगल बादशाहों को ताश के पत्ते की तरह बदलता था। बंगाल, बांग्लादेश और पटना उसका था। 2000 नौकर उसके एक भाई के कमरे में रहा के एक मकान में रहते थे पटना में। 250 सालों में उसको कोई नहीं जानता। और एक व्यक्ति और पैदा हुआ था जिसके खाने को नहीं था, मांग के खाता था, मंदिर में रहता था और एक किताब लिख दिया। उसका नाम धर्म ग्रंथ हो गया रामचरितमानस।
उसको लोग तब भी जानते थे, आज भी जानते हैं, आगे भी जानेंगे। तुलसी जिंदा रहेंगे, कबीर जिंदा रहेंगे, नानक जिंदा रहेंगे, रैदास, मलूकदास, कालिदास, जिनके ना घर था, ना मकान था, ना कोई मठ था। जब आप देश के लिए काम करते हैं, देश उसे याद करता है। बाबा साहब रहेंगे, उनका संविधान रहेगा। उद्योगपति तो आते जाते रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, मैं निंदा आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन जो देश को समर्पित करता है, देश उसे याद करता है। सर मेरा यह सवाल है कि मतलब अभी बेंगलोर में इस साल बहुत पानी की बहुत कमी हुई है, पर उधर नदियाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों, मतलब नदियाँ ज़्यादा होके भी उधर पानी की बहुत कमी हो गई? हाँ, अभी मैं तुंगभद्रा गया था, एक यात्रा हुई, इसको शुभारंभ किया था मैंने। जो वहाँ का कनेरी मठ है, वो तुंगभद्रा में जब मैं गया था, वहाँ शारदा पीठ है। तो शारदा पीठ के से जो तुंग नदी निकलती है, वहाँ से मैं अभी बेंगलोर आया था, अभी एक सप्ताह पहले की बात है। और बसवराव पाटिल जो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक भी रहे हैं, आदरणीय गोविंदाचार्य जी जो हम लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया था। तो शंकराचार्य जी के यहाँ से वो यात्रा शुरू हुई है। और बेंगलोर में मैंने कहा था, 10 साल पहले कहा था कि डॉलर बना सकते हो, प्लास्टिक दुनिया को तकनीक बांट रहे हो, बेच रहे हो, सरकार चुनी जाती है, बोटिंग जो मशीन है वो बेंगलोर में बनती है, लेकिन पानी नहीं बना सकते। बेंगलोर की झील खाली हो गई है, वहाँ के लोग तैयार हैं। 15 और 14 दिसंबर को मैं वहाँ कुछ बड़े लोगों के साथ बैठक हो रही है, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ आ रहे हैं, कुछ उद्योगपति भी वहाँ आएंगे, उनके साथ संवाद भी हम करेंगे। और बेंगलोर जैसा संकट पूरे देश में होने वाला है। चेन्नई में पानी का संकट है, दिल्ली में पानी नहीं है, पंजाब 5 नदियों का है, वहाँ भी पानी नहीं है, हरियाणा में पानी का संकट है, बुंदेलखंड, मराठवाड़ा। पानी बचाने के लिए हमको इजराइल की तरह आगे आना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया की तरह पानीदार। 12 साल में ऑस्ट्रेलिया पानीदार हो गया। मेरे मित्र हैं, वहाँ काम करते हैं, उनसे संवाद करता रहता हूँ। इसलिए वहाँ पर लोग चिंतित हो गए हैं। एक टैंकर पानी, कपड़े धोने वाला, नहाने वाला, 12,000 रुपये का टैंकर मिलता था। ये स्थिति वहाँ हो गई थी। मैं वो झील देख करके आया हूँ। लोगों ने सारा प्लास्टिक का कचरा वहाँ भर रखा है, लेकिन अब वहाँ लोग जागरूक हो गए हैं। तो वहाँ का पानी का संकट दूर होगा। जब समस्या आती है तो लोग समाधान की तरफ जाते हैं, और ऐसे लोग तैयार होते हैं, जैसे हमारे पद्मा जी, अजय देशपांडे जी हैं, साईं हैं, और सब लोग बैठे हैं, आप सब बैठे हैं। वो आप भी नौजवान पीढ़ी है, ये पानीदार बनाएगी हमें। समय मुझे लगता है हो गया होगा। क्या होता है कि अगर अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्या होगा अगर अर्जुन ने वो बोरवेल जो आप बोले थे ना, तो फिर वो अगर निकाला नहीं रहता था धरती के अंदर से पानी, तो फिर क्या होता था अभी तब? हाँ, हमारे यहाँ आंखों देखा गदर का हाल लिखने के लिए ब्रिटिश पत्रकार आए थे। उन्होंने एक लिखा था कि जब मैं भारत गया तो भारत के गांव में देख रहा था कि पानी, मैं बीमार गया था, लेकिन वहाँ का पानी, जब मैंने कुएं का पानी पिया, झरने का पानी पिया, मैं स्वस्थ हो गया। वहाँ कुएं में रस्सी नहीं लग रही थी, इतना सुंदर पानी था। अब महाराज अर्जुन ने जब वाण मारा और पानी निकाल दिया, तो हमारे यहाँ पर जो नए वैज्ञानिक हुए, उनकी गलती नहीं थी, चूंकि देश में भोजन नहीं था, भोजन की व्यवस्था, हरित क्रांति तो लानी थी, पर वो भूल गए थे कि ले रहे हैं और जमीन में दें भी। तो अब वो सोचने लगे हैं। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, और यहाँ के जो बुद्धिमान जन हैं, वो सब इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और हम सब मिलके उन सब का मार्गदर्शन लेंगे। न्यायपालिका भी, विधायिका, कार्यपालिका, और अच्छा लिखने वाले, ये जो प्रेस के साथी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हम इस दिशा में भी अच्छा कोशिश करेंगे। आपका प्रश्न अच्छा है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हाँ, ये जरूर है, मैं एक बात कहूँ बच्चों से, आपको पानी को बचाने की तकनीक अगर थोड़ा समझना हो, गूगल पे जाइए, सर्च करिए,
जल योद्धा उमाशंकर पांडे भी डाल सकते हैं, पद्मश्री उमाशंकर पांडे भी डाल सकते हैं, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक भी डाल सकते हैं। ये मैंने नहीं बनाया, बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप देखिएगा उसको और समझिएगा। पानी बचाने के लिए बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, जहां गिर रहा है वहीं रोक लीजिए। सर, आज आप हमारे छत्रपति संभाजीनगर पधारे और इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। मेरे जैसे एक मिडिल एज पर्सन जो है, 2 बच्चों का पिता है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये आयोजक के लिए धन्यवाद और आपके लिए भी धन्यवाद। सर, छोटा सा समय लूँगा, 2 सवाल है बेसिकली, छोटे से है। एक तो जैसा हम काफ़ी बार देखते हैं कि बोरवेल जब करते हैं तो वो टाइम में अंदर ज़मीन में पानी है कि नहीं वो चेक करते हैं। कुछ वो नारियल वाला सिस्टम होता है, कुछ वो ऐसा कुछ घुमा के हम यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज़ है, राजस्थान में कुछ करते हैं, या कई लोग से मैं भी पानी के फील्ड में काम करता हूँ, कई लोगों से बात करते हैं, कई लोग एक्सपीरियंस होता है कि सही है, कई का गलत है। तो इसमें टेक्निकल या साइंटिफिक जियोलॉजी तो ऐसा कुछ कहती नहीं है, धरती के अंदर कहाँ क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो आपका एक्सपर्ट इसमें क्या राय है, सही में ऐसा क्या ऐसा होता है या साइंस है? क्योंकि कई चीज़ें होती है। ये एक पहला सवाल है सर। और दूसरा, जैसा आपने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जी का नाम लिया, हमारे महाराष्ट्र तो गढ़ किले हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने करीबन 200-250 किले उन्होंने बनाए, और हर जगह वाटर कंजर्वेशन जो आप बोल रहे हैं, कन्वेंशनल वाटर कंजर्वेशन वाटर सिस्टम्स उन्होंने वहाँ पर बनाई है। तो जैसा हम भारत का सबसे पहला जो आरमार का किला है, जो विजयदुर्ग, जो सिंधुदुर्ग, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया, अब वहाँ पे तो पूरा सलाइन वाटर है, मतलब पूरा समुंदर है, समुंदर के बीच में एक आइलैंड बेट है, और वो वहाँ पे अंदर एकदम जो मीठा पानी है ना, गोड़ा पानी अंदर है। तो ये क्या उनके पास में कोई मतलब टेक्निक्स थी कि वो ऐसा पानी की खोज करते थे, या ऐसा ये क्यों होता है? वहाँ पर है, कई जगह पे हिमालय में हम देखते हैं। तो ये क्या इसके पीछे कुछ साइंस है, कुछ टेक्निक है, या उनको कई साल की वो वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के बाद में उन्होंने ये बनाया? ये थोड़ा सा हम इसमें कह लें। आपका जो पहला प्रश्न था वो नारियल को लेकर था, कि जहाँ होता क्या है कि पानी के पास जाता है, पानी के नारियल में क्या होता है, पानी होता है। जैसे मनुष्य के पास जाता है, पानी अपने को शुद्ध कर लेता है। पानी को समझने के लिए वारामिहिर का 151 सूत्र हैं, आप उसको कभी ज़रूरत होगी तो मैं आपको भेज दूंगा। पानी कहाँ पाया जाता है? पहाड़ पर, चट्टान में, पेड़ के नीचे, ज़मीन में। वो बाकायदे उन्होंने, वारामिहिर ने 3000 साल पहले लिखा था जल विज्ञान। महाराज भागीरथ नदी बनाने के इंजीनियर थे, जो ज्ञान था उनको नदी बनाने का ज्ञान था। दूसरे महाराज भोज को तालाब बनाने के इंजीनियर थे। जमीन के जो मिट्टी है, मिट्टी के तालाब को बनाने का ज्ञान महारानी दुर्गावती के पास था। पक्के तालाबों को मंदिर के साथ पानी का संयोजन कैसे करें, महारानी अहिल्याबाई होलकर जानकार थी उसकी। जो हमारे शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के जो महाराज भोज ने जल विज्ञान लिखा है, उसमें तकनीक है पानी को बनाने की, पानी को आकाश से लाने की। चूँकि ये विषय बड़ा है, इसीलिए 2 घंटे मुझे उसमें लगते हैं। एक सत्र मेरा पूरा होता है जिसमें पानी को कैसे आकाश से लाया जाए। मेघ मल्हार में तानसेन राग के माध्यम से पानी कैसे बरसाते थे, ये केवल तकनीक ही है। पुरखों का जो जल जोड़ने का जल विज्ञान था, ये बड़ा विज्ञान था। आचार्य चाणक्य के समय जल मंत्री होता था, आचार्य चाणक्य के समय जल मंत्री होता था, और सारी प्रार्थनाओं के पहले जल की प्रार्थना होती थी। हमने पानी को आदर नहीं दिया, यूं पानी को फेंक दिया। पहले क्या होता था, नदी पार करते समय प्रार्थना करते थे, पैसे डालते थे। जल दर्शन का पैसा लगता था। कुएं में गर्भवती बहन जाती थी तो पानी की प्रार्थना करती थी। वो विषय फिर बढ़ जाएगा, इसलिए आपका दोनों प्रश्न अच्छा है। शिवाजी महाराज तो पानी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई किलों का नाम जल किला लिख रखा है। मैं देखा, मैं क्रांति पार्क गया था, जल दुर्ग रखा है। तो ऐसे शिवाजी महाराज तो पानी के बड़े वैज्ञानिक थे, और युद्ध से पहले उन्होंने पानी का व्यवस्था करते थे।
युद्ध लड़ाइयाँ बाद में लड़ते थे, पहले देखते थे वहाँ जल है कि नहीं है। तो वो तो हमारे आदर्श हैं। और एक किताब है, अभी हम आज भी खरी है मेड़बंदी, एक किताब है पानी की, तो हम आपको कभी अवसर रहेगा तो उस किताब को हम पढ़ने के लिए देंगे। उसमें अभी क्या हो रहा है कि ज़मीन फट रही है पानी के कारण, पानी ना होने के कारण। भूकंप क्यों आता है? पानी ना होने के कारण। जहाँ जहाँ का पानी हम निकाल रहे हैं, यहाँ भी नदी बह रही है, बालू निकाल रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, तो इसलिए विषय फिर बढ़ जाएगा। इसलिए आपका दोनों प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अभी हमारे अगले वक्ताओं को भी सुनना है हमको, मेरा भी मन है, मुझे अभी निकलना भी है। कल मेरा व्याख्यान दिल्ली में बहुत बड़ा व्याख्यान है, तो वहाँ भी जाना है। यस सर जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुमूल्य वक्त हमें दिया, बहुत ढेर सारा मार्गदर्शन किया। आपके बातचीत से हमें बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है और हम आपको बार बार बुलाएंगे। आप गाइडेंस के लिए रेडी है, ये बहुत हमारे लिए अभिमान की बात है। मैं सारे पद्म फेस्टिवल के संयोजन समिति की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी वाली बात कि पद्म फेस्टिवल के संयोजन समिति के अजय देश पांडे सर, पद्मा मैम, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतने बड़े गेस्ट को शहर में बुलाया, हमें बातचीत करने का अवसर दिया। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगले प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये प्रोग्राम, ये मुलाकात जो है, संयोजन समिति के तरफ से धन्यवाद देकर ये प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। एक बार सब खड़े होकर आप सर को वंदना देंगे। हाँ, बोलो मेरे साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।